हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। आज की वीडियो से हम लीनियर प्रोग्रामिंग जो एनसीईआरटी का क्लास 12 का सबसे इजी चैप्टर बोलते हैं बच्चे, उसको शुरू करने जा रहे हैं। इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1। शुरू करते हैं यार बिना किसी देरी के। क्वेश्चन 1 मुझे क्या दे रखा है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में यार दो तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, एक होती है बाउंडेड रीजन और दूसरी प्रॉब्लम होती है हमारी अनबाउंडेड रीजन। बाउंडेड रीजन काफी इजी होता है, जो ये वाला क्वेश्चन है वो बाउंडेड का होने वाला है। तो यार वैसे तो तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा इस चैप्टर का, क्योंकि लेक्चर वीडियो आ चुकी है पहली वाली, पर अगर नहीं है फिर भी तो एक रिवीजन तुम्हें दे देता हूँ, क्विकली तुम्हें रिवाइज करवा देता हूँ। देखो जो ये z फंक्शन होता है इसको हम कहते हैं अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ये जो चार कंडीशंस है मेरी, या तीन है इस केस में, इनको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। तो जो हमने 11th क्लास में लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ा था तो उसमें उसको ग्राफिकली सॉल्व करना भी हमने देखा था, तो वो चीज आनी काफी जरूरी होती है इस चीज के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे ग्राफ। अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लाइन मेरी ये होती है और x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4 मेरा क्या होता है, ये वाला सारा रीजन। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, पर दूसरी कंडीशन मुझे ये दे रखी है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका क्या मतलब होता है कि सारा ये वाला रीजन हो गया, है ना। और फिर मेरा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है कि सारा ये वाला रीजन हो गया। तो कभी भी सबसे पहले तो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जो भी काम होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो मेरा शेडेड रीजन मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा जो ब्लू रीजन है। तो हेयर OAB इज द रीजन बाउंडेड, ये बाउंडेड है तो काफी सिंपल है। इसके लिए अपने 3 कॉर्नर पॉइंट जो है उनको लिखो, लिख दिया, और उन कॉर्नर पॉइंट्स पे अपने z को इवेल्युएट करो। जैसे तुम्हें कोऑर्डिनेट दे रखा है ना, तो x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, तो इसको यहाँ पे डाल दो। तो जब 4,0 डालता हूँ तो 3x प्लस 4y की वैल्यू आती है 12, इस पे आती है वैल्यू 16 और इस पे हमारी वैल्यू आती है 0। तो हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, तो इन तीन में से ही हमारी मैक्सिमम निकलती है इन केस ऑफ बाउंडेड। बाउंडेड रीजन का मतलब होता है कि फीजिबल है वो चीज़। तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है 16 यूनिट्स। तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। मिनिमाइज z इज इक्वल टू -3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यार ये जो दो कंडीशन है ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो हमेशा होगी ही होगी, मान के चल लो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमारा फीजिबल रीजन आता है या नॉन फीजिबल जो भी है। तो सबसे पहले x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 लाइन बनाओ। तो हमारी ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। यार ये तो बेसिक मैथ्स है, मतलब ये इसका बस मैं थोड़ा बहुत तुम्हें ओवरव्यू दूंगा, बाकी इस चैप्टर में जो है वो सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बेसिक चीज़ नहीं आती तो यार 11th क्लास की जो हमारी लीनियर इनइक्वालिटीज होती है वो प्लीज जाके पढ़ो, वरना नहीं हो पाएगा, डायग्राम ही नहीं बनेगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो, है ना। तो अगर एक चीज मैं फिर भी बता देता हूँ, कभी भी ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू अगर तुम कंफ्यूज हो, जैसे कि मान लो ये लाइन है मेरी x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब मेरा रीजन क्या ये वाला रीजन है लेस देन इक्वल टू में, या फिर ये वाला रीजन है, कैसे डिसाइड करें। तो बहुत सिंपल होता है, कोई भी रैंडम पॉइंट उठा लो, जैसे 0,0 उठा लिया, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो हाँ यही वाला रीजन है। ठीक है, तो हमारी सबसे पहली लाइन ये है, तो रीजन सबसे पहले ये बना। फिर 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12 बनाया हमने, वो होता है ये। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन रीजन क्या होगा, कॉमन रीजन ये आ रहा है जो हमारा फीजिबल रीजन है। तो हमारा OABC इज द रिक्वायर्ड रीजन। तो मेरे पास a के कोऑर्डिनेट्स है, बिल्कुल है 4,0। कैसे आएगा यार, ये जो लाइन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 पे इसमें y 0 डाल दो तो x की वैल्यू 4 आ गई। सिमिलरली इस लाइन में तुम x को 0 डाल दो तो y की वैल्यू 4 आ गई यहाँ से 2y इज इक्वल टू 8 से। ठीक है, तो a कोऑर्डिनेट है 4,0, b का कोऑर्डिनेट है 0,4, c का कोऑर्डिनेट है 0,4, b के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर दो, तुम्हें पॉइंट मिल जाएगा 2,3। तो अब मेरा रिक्वायर्ड रीजन है OABC, उसके कॉर्नर पॉइंट भी मेरे को सारे के सारे मिल गए हैं। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस वैल्यू ऑफ z है -3x प्लस 4y। तो जो ये x और y कोऑर्डिनेट्स है इसको इसके अंदर भरना है। तो देखो मैंने सारे कोऑर्डिनेट्स लिख दिए A B C और O। ठीक है, और इस सब में मैंने क्या किया, -3x x की जगह 4 डाला, प्लस 4y की जगह 0 डाला, आंसर आ गया -12। सिमिलरली ये तीनों आंसर्स भी मेरे आ गए। क्लियरली मेरा मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मुझे दिख रहा है -12 के बराबर है। तो तुम दो चीज़ें लिखना ज़रूरी है, पहले तो ये लिख दो मिनिमम अकर्स, इट अकर्स एट 4,0 एंड द मिनिमम वैल्यू इज -12। बात समझ आ रही है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y। अगेन यार जो हमने पहले दो क्वेश्चंस किए थे वैसा ही है, सेम बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन वाला डायग्राम बन रहा है इसमें, और कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो तीन मेरे को इनइक्वालिटीज दे रखी है यहाँ पे। सबसे पहला मेरा काम होता है स्केचिंग द इनइक्वालिटीज, जो मेरी कंस्ट्रेंट्स है मैं उसका डायग्राम बनाऊंगा, कभी भी अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन z का नहीं बनाना डायग्राम। तो इनका मैंने डायग्राम बना दिया, इनको प्लॉट कर लिया सबको, और मेरा फीजिबल रीजन निकल गया ये। ठीक है, फिर मेरा रिक्वायर्ड रीजन हो गया OABC,
मेरे कॉर्नर पॉइंट्स कितने हुए यार? यहाँ पे मेरे कॉर्नर पॉइंट्स है O, A, B और C ऑफ कोर्स। तो A के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है, B के C के कोऑर्डिनेट्स भी मेरे को आराम से मिल जाएंगे। अब ये कैसे मिलेगी यार? कोई बड़ी चीज़ नहीं। अगेन जो ये वाली लाइन है 3x + 5y = 15, यहाँ पे y को 0 डालो, x को इक्वेट करो, मिल गया। क्योंकि ये y एक्स एक्सिस पे पॉइंट है और y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट पे x 0 होता है। तो ये बहुत 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 बेसिक्स है, स्ट्रेट लाइन की चीज़ें है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? ये जो दोनों लाइंस हैं इनको इंटरसेक्ट करा दो तो तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स निकल गए 20,19। तो तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स निकल गए b के 20/19 45/19, ठीक है। अब जो मेरे ये चारों पॉइंट्स हैं A, B, C और O, इन चारों पॉइंट्स पे अपना यही वाला फॉर्मूला लगा दो, अपना फंक्शन लगा दो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और वैल्यू कैलकुलेट करो। तो मेरा आंसर आ रहा है 10, 235/19, 9 और 0। तो जो ये चीज़ है ये 10 से ज़्यादा बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको डिवाइड करके देखोगे 12.3 आएगा। तो मेरा मैक्सिमम अकर कर रहा है 20,19। तो मेरा मैक्सिमम अकर कर रहा है 20 / 19, 45/19 पे। और मेरी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 235/19 और 12.3। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। यार जिस पे भी मैंने यहाँ 2 डबल स्टार लगा रखे हैं ना ऑरेंज से, और देखो यहाँ भी लिख रखा है, 2 बार लिख रखा है, ये अनबाउंडेड रीजन के क्वेश्चंस है। और अगर तुम 2021 का बोर्ड दे रहे हो तो ये जो अनबाउंडेड चीज़ है ये आ ही नहीं रही है, तो तुम इसको स्किप कर सकते हो। बट मैं ये बोलूँगा कर ही लो, मतलब इसमें कुछ है नहीं, अनबाउंडेड में ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं पढ़ाऊँगा भी इस चीज़ को, 5-10 मिनट की चीज़ है मुश्किल से। तो देखते हैं यार, मुझे मिनिमाइज़ करना है अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन z = 3x + 5y सच दैट जो मेरे कंस्ट्रेंट्स है x + 3y > 3, x + y > 2 और x > 0, y > 0। तो मैंने अपना xy प्लेन बना दिया यहाँ पे, और अपनी सबसे पहले ये तो दोनों इक्वेशंस है, इन दोनों को प्लॉट कर लिया। तो पहली इक्वेशन ये आ रही है और दूसरी इक्वेशन मेरी ये आ रही है। इसके बाद ऑफ कोर्स अब एकदम से ना यार गलती मत करना कि अपना जो फीजिबल रीजन है, जैसे मिस्टेक क्या हो सकती है कि बच्चे इसको अपना फीजिबल रीजन ले सकते हैं, है ना, ये नहीं लेना यार। तुम्हें ढंग से बनाना है। नोटिस करो, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में ये <= था, हमेशा हमेशा <= था। देखो सारे में <= तो इस चौथे क्वेश्चन में जब भी तुम्हारे पास <= की दोनों चीज़ें आ जाती है तो समझ जाओ कि क्वेश्चन अनबाउंडेड का है मेरा। क्योंकि इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले तो x + 3y > 3। तो मेरी x + 3y वाली इक्वेशन कौन सी है यार? ये वाली है। ये है मेरी x + 3y > 3। तो इसका मतलब ये वाला एरिया, इससे पहले हमारा नीचे वाला एरिया आता था। सिमिलरली x + y = 2 ये लाइन है और <= का ये वाला एरिया है। तो इन चारों का जब तुम इंटरसेक्शन लेते हो, जो ग्रीन एरिया दिख रहा है तुम्हें, ये जो ग्रीन एरिया है ना, ये मेरा फीजिबल रीजन है और ये इनफाइनाइट है। तुम देख सकते हो ये आगे भी बढ़ेगा अगर मैं प्लेन को बड़ा बना दूंगा, ठीक है। तो ऐसे केस में तुम्हें करना क्या होता है? सबसे पहले इसके सिर्फ 3 कॉर्नर पॉइंट निकले, अगर तुम देख सकते हो। ये तो होगा ही नहीं यार, क्योंकि अगर रीजन मेरा ये है तो यहाँ तो कोई कॉर्नर पॉइंट्स होगी नहीं, वो तो इन्फिनाइट पे जा रहा है। तो C, B और A मेरे 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, जिनमें से A और C निकालना अगेन बहुत ईजी है। इस ऑरेंज वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में y 0 डाल दो, x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। और फिर इस इक्वेशन में x 0 डाल दो, y की वैल्यू 2 आ गई। तो 3 0 0 2। इसके बाद b को निकालने के लिए इन दोनों को इंटरसेक्ट कर दो। अगेन इंटरसेक्ट करना बहुत आसान है, ये दोनों इक्वेशन दे रखी है, इन दोनों को सबट्रैक्ट करो। 2y = 1, y की वैल्यू आ गई हाफ, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3/2। तो 3/2 का 1/2 मेरा आ गया b कोऑर्डिनेट। अब क्या करना है तुम्हें ना, पता है क्या करना होता है? सबसे पहले तो इन तीनों पे वैल्यूज निकालनी होती है। फर्स्ट स्टेप, अनबाउंडेड की बात कर रहा हूँ मैं, अभी तक सब कुछ सेम चल रहा है, सारे स्टेप सेम चल रहे हैं कि अपने कॉर्नर पॉइंट्स निकालने होते हैं हमें, वो सारे इस फंक्शन में भरने होते हैं, वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। मैंने इन तीनों पे निकाली 9, 7 और 10। पर अब मैं सीधा ये नहीं बोल सकता, मेरे को मिनिमाइज करना था ना जैसे, तो यहाँ मिनिमम वैल्यू है 7, तो मैं ये नहीं कह सकता 3/2, 1/2 पे हो रहा है मिनिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू है मेरी 7। नहीं, अनबाउंडेड के लिए एक बारी के लिए जो ये वैल्यू आई ना, और जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, अगर मिनिमाइज दे रखा हो, 2 कंडीशन होती है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। मिनिमाइज के केस में अपने z को <= 7 करो, जो इनमें से भी मिनिमम वैल्यू आ रही है, और चेक करो क्या ऐसा पॉसिबल हो रहा है और किसी नंबर पे, ठीक है। ये ध्यान देना जरूरी है। तो मैंने क्या किया, ये जो रेड लाइन दिख रही है ना तुम्हें, डॉटेड लाइन है जो मेरी ये, और ये जो रीजन है इसके पीछे वाला सारा रीजन है मेरा रेड लाइन वाला। इस रेड लाइन की इक्वेशन मेरी है 3x + 5y > 7, ठीक है। 3x + 5y > 7। और ऑफ कोर्स मेरा जो B पॉइंट है वो इस पे लाइक करेगा ही करेगा, इस बात में कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि देखो यही मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था जिसमें मैंने 3/2 1,2 डाला और 7 आंसर आया। तो ऑफ कोर्स इस पॉइंट से पास करेगी इक्वेशन। हमें बस पता है क्या देखना होता है, जो ये इक्वेशन बन रही है, जो ये रीजन है, क्या ये इस फीजेबल रीजन में, हमारे अनबाउंडेड रीजन में क्या पूरा का पूरा आ रहा है, या फिर जो ये लाइन है, क्या ये लाइन ऐसे जा रही है, इसके मल्टीपल पॉइंट्स आ रहे हैं या सिंगल पॉइंट आ रहा है। तो तुम देख सकते हो कि सिर्फ B ऐसा पॉइंट है
जो इस लाइन में भी है या फिर इस रीजन में भी है और हमारे इस अनबाउंडेड रीजन में भी है। तो जब एक ही पॉइंट होता है तो हाँ, हमारी वो जो वैल्यू है, जैसे मिनिमाइज करना है तो मिनिमम वैल्यू वो डिफाइंड होती है। तो इसका मतलब जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारी है 7 और 3/2 1/2 पे लाई कर रही है। ऑन द अदर हैंड अगर बाय चांस मेरी जो इक्वेशन है जो इससे पास कर रही है ये कुछ ऐसी इक्वेशन होती, फॉर एग्जांपल ये देखो, ये होती, इस पॉइंट से पास कर रही होती बट इसके मल्टीपल पॉइंट्स देखो लाई कर रहे होते हैं इस रीजन में, तो हम ये नहीं, हम बोलते हैं कि इसकी कोई एज सच डिफाइंड मिनिमम वैल्यू नहीं है और द सॉल्यूशन तुम लिख देते इज नॉट फीजिबल। ठीक है, तुम क्या लिख देते इसको, इट इज नॉट फीजिबल, ये लिख देते तुम इसको। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। हमें मैक्सिमाइज करना है 3x + 2y को सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x + 2y > 10, 3x + y > 15, x > 0, y > 0। तो अगेन यार ये चीज़ तो होती है हमारे पास, कभी भी ऐसी दो इक्वेशन दे रखी हो तुम्हें, दोनों में <= लगा रखा हो तो डेफिनेटली अगर कट भी कर रही है तो हमारा कुछ ऐसा ही शेप बनेगी हमेशा, ये वाला क्वाड्रिलेटरल जो तुम देख सकते हो 3-4 क्वेश्चन में ऑलरेडी हो चुका है। तो इसका मैक्सिमम निकालना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इस कोऑर्डिनेट को निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो, ये तो 0 होता है। तो इन चारों को हम बोलते हैं हमारे कॉर्नर पॉइंट्स। रीजन है OABC, कॉर्नर पॉइंट्स है OABC। ए के कोऑर्डिनेट पता है, 0 के पता है हमें, सी के पता है हमें, बी के नहीं पता। बी के लिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है मेरी 3x + y = 15, x + 2y = 10, इनको आपस में कर दो इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट करने के लिए इसको डबल से मल्टीप्लाई करो माइनस ये, मतलब ये तो बहुत बेसिक है, तो मतलब 11th क्लास की चीज़ है। तो ये चीज़ करी, हमें x की वैल्यू मिल गई, y की मिल गई, तो हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 4,3। तो b की वैल्यू हो गई 4,3, b भी मिल गया। अब वैल्यूज ऑफ z एट कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं, 3x + 2y, तो 3 इंटू हमारा पहला पॉइंट क्या है यार, एक की वैल्यू है 5,0, तो 3 × 5 + 2 × 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 15। सिमिलरली 4,3 पे हमारे इसकी z की वैल्यू आ गई 18, 0,5 पे 10 आ गई और ओरिजिन पे 0। हमें मैक्सिमाइज करना था और बाउंडेड रीजन है, बंद है, बंद रीजन में तुम्हें कोई हरकत नहीं करनी पड़ती कि इसको इक्वेट करो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू से, वो डॉटेड लाइन बनाओ, देखो कि रीजन आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ नहीं करना है। सिंपल बस इसमें से मैक्स वैल्यू उठाओ या मिन वैल्यू उठाओ अपने हिसाब से। मैक्स 18 है मेरी, तो मेरा आंसर 18 है और वो लाई करता है 4,3 पे। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। इस पे भी यार अगेन मैंने 2 स्टार लगा रखे हैं और यहाँ अनबाउंडेड पे लगा रखा है। इसका मतलब जो ये वाला क्वेश्चन है ये 2021 के बोर्ड्स जो पेपर दे रहे हैं बच्चे उनके लिए नहीं है, बट फिर भी तुम भी कर लो, कुछ जा नहीं रहा है, अगर टाइम है। और उनके अलावा अगर कोई है आगे वाले सालों में तो ये आएगा ही आएगा। तो मुझे मिनिमाइज करना है x + 2y, z = x + 2y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स 2x + y > 3, x + 2y > 6, x > 0, y > 0। तो सबसे पहले इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मैंने ये वाली इक्वेशन बनाई है अपनी, वो मेरी ये इक्वेशन आ रही है, फिर ये इक्वेशन बनाई वो ये आ रही है, दोनों एक पॉइंट से पास कर रही है वाई एक्सिस पे, तुम देख सकते हो। अब दोनों चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। 2x + y > 3 मेरी कौन सी इक्वेशन है एक बार देखते हैं। y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3/2, तो ये है मेरी इक्वेशन जो ब्लू वाली है, ये है 2x + y > 3 है। अगर <= 3 करोगे तो ये वाला रीजन आ जाएगा। अब देखो इसके लिए ये वाला रीजन आ रहा है, इसके लिए ये वाला रीजन आ रहा है, तो दोनों का कॉमन रीजन मेरा यही होगा जो सिर्फ इसके लिए आ रहा है क्योंकि ये तो इससे आगे है, राइट। ये रीजन मेरा क्या है, अनबाउंडेड है। अब वेरियस वैल्यू ऑफ z एट गिवन पॉइंट्स आर, मतलब जो मेरे कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं, ये निकल के आ रहा है और ये निकल के आ रहा है। देखो ये मेरा रीजन है, कॉर्नर पॉइंट्स क्या हो गए, सिर्फ ये और ये, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है, ये भी एक्सटेंड कर रहा है। अब इस पे z की वैल्यू निकाली 6, इस पे z की वैल्यू निकाली सेम 6, मुझे इसको मिनिमाइज करना है। तो मुझे बताओ क्लियरली मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 6, ऐसा क्यों, बिकॉज द होल रीजन इज x + 2y > 6। देखो ये मैंने दूसरे तरीके से किया है, ये जो पूरा रीजन है ये क्या है, ये है x + 2y > 6 और ये दोनों कंस्ट्रेंट्स भी है। तो इसका मतलब मेरा जो ये z है बेसिकली, देखो यही इक्वेशन दे दी थी ना मेरे को यहाँ, तभी तो ये सेम चीज़ हो रही है। z हमेशा 6 से बड़ा है, तो इसका मतलब z की मिनिमम वैल्यू 6 है। अब इसको अगर दूसरे तरीके से करना होता तो तुम्हें पता है क्या करना होता, जैसे मैंने पहले करके दिखाया था, कभी भी अनबाउंडेड रीजन आता है तो जो तुम्हारी मिनिमम या मैक्सिमम अपने हिसाब से, देखो मिनिमाइज है तो मिनिमम वैल्यू सेम ही है दोनों में, तुम्हें क्या करना होता है, अपना z < 6 करना होता है और वो इसकी इक्वेशन बनानी होती है डॉटेड लाइन से। तो ये इक्वेशन हमारे पास थैंकफुली यही सेम इक्वेशन है। अब ये मुझे क्या करना था, इसको अगर < 6 मैं करूँगा तो ये ग्राफ आएगा, ये वाला रीजन। अब इस रीजन और इस रीजन में क्या कॉमन है, सिर्फ ये लाइन, और ये जो पूरी लाइन है ये क्या है, x + 2y, यानी कि z = 6। तो 6 मेरी क्या हो गई, वो मिनिमम वैल्यू हो गई। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज
z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y सब्जेक्ट टू x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 120, x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x कॉमा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो करते हैं यार इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का अपना। देख सकते हो इसमें 3 लाइन दे रखी है यार, इन दो कंडीशंस के अलावा 3, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं है। मुझे बस तीनों लाइन्स को स्केच करना है। तो x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है मेरी ये वाली लाइन, ये और ये, ठीक है, ये पूरा होता है। फिर मेरी x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होती है ये मेरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 है और ये लाइन। फिर मेरी x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 120 कौन सी लाइन होती है, ये है मेरी x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 120। तो जो मेरा फीजिबल रीजन है, रिक्वायर्ड रीजन है, वो ये वाला रीजन है जो है मेरा ABCDA। वापस से यहाँ जा रहा हूँ। तो ये जो रीजन है इसमें कितने कॉर्नर पॉइंट्स है, 4 कॉर्नर पॉइंट्स है। सबके कोऑर्डिनेट्स निकालो। कैसे निकालेंगे यार, डी के तो बहुत ईजी है, वाई को 0 पुट कर दो, ए के भी 0 है, ईजी है, वाई को 0 पुट कर दो इस इक्वेशन में। बी के कोऑर्डिनेट्स के लिए तुम्हें अपनी ब्लू इक्वेशन और ग्रीन इक्वेशन जो है x इज इक्वल टू 2y और ब्लू है x प्लस वाई इज इक्वल टू 120, इन दोनों को इंटरसेक्ट कराओ, कोऑर्डिनेट्स निकालो। देखो बी के लिए इन दोनों को इंटरसेक्ट कराया, कोऑर्डिनेट्स निकाले। फिर सी के लिए ऑरेंज और ग्रीन लाइन को इंटरसेक्ट कराओ और कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो ये तो आ गया 60,30, ये आ गया 40,20। तो पहला कोऑर्डिनेट है ये हमारा 120,0, फिर 60,30, 40,20, 60,0। इन चारों कोऑर्डिनेट्स पे अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालो। तो 5 टाइम्स x प्लस 10 टाइम्स y, 600, 600, 400, 300। मुझे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों करने थे। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है अगर मेरा बाउंडेड रीजन है तो ज़्यादा सोचने की जरूरत तो होती नहीं है। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू है 600, वो 2 पॉइंट्स पे आ रही है, 120 और 60-30। और फिर मेरी मिनिमम वैल्यू है 300 जो एक ही पॉइंट पे आ रही है 60,0। ठीक है, करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। अगेन इसमें हमें मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों करना है। फंक्शन अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, 2x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 200 और फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगेन मेरे को 3 इक्वेशन दे रखे तो 3 कलर यूज़ किया मैंने, ऑरेंज, ब्लू और ग्रीन। ठीक है, तो मैंने बना दी तीनों इक्वेशंस। और वही सेम चीज़ मैंने देखी कि 2x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x ये होती है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x मेरी ये होती है लाइन। ठीक है, सिमिलरली x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 मेरी कौन सी लाइन होती है, ये जो लाइन है इसके ऊपर वाला हिस्सा। और फिर 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 200 क्या होती है, ये जो लाइन है इसके नीचे वाला हिस्सा। तो तुम देख सकते हो कि यही है मेरा इंटरसेक्शन एरिया जो तीनों में मेरा कॉमन है। ABCD इज द रिक्वायर्ड रीजन, जहाँ मेरे डी के कोऑर्डिनेट बहुत आसान है 050, सी के भी आसान है 0-200। ए और बी के लिए क्या करना है तुम्हें, ये जो अपनी ऑरेंज लाइन है इसको ब्लू और ग्रीन से इंटरसेक्ट कराना है ताकि कोऑर्डिनेट्स मिल जाए। जब कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दोनों मिल जाए तो इसके बाद तुम्हें अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x प्लस 2y में ये सारे एक एक करके भरने हैं। भर दिए तो वैसे x की जगह मैंने क्या डाल दिया 20। ठीक है, फिर मेरी चारों वैल्यूज जब आ गई तो इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है 400 उसको उठा लो, यानी कि 0,200 इस पॉइंट पे हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। कौन सा, 0,200 पे। और मिनिमम किस पे दे रहा है, 2 पॉइंट्स पे मिनिमम दे रहा है, इस पे 20, 40 और 050 पे। तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 400 और मिनिमम है 100। करते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ हमें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं दे रखा, बट ये चीज़ दे रखी है। तो x इज इक्वल टू 3 हमारी वर्टिकल लाइन होती है और ये वाला रीजन है बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में, और ये तो ऑफकोर्स मेरा ये पूरा रीजन होता है। तो अभी के लिए मुझे ये रीजन मिल गया, अब इसमें जो भी होगा काम इसमें होगा। अब ये दोनों इक्वेशन बनाई मैंने, ये होता है हमारा ये वाला x प्लस वाई इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 मेरी कौन सी है, ग्रीन इक्वेशन है। तो ये वाला ऊपर वाला रीजन। अब तुम देख सकते हो इन सब में मेरा कॉमन क्या आ रहा है, क्या चीज़ इसमें मेरे कॉमन आ रही है। एट दी एंड मेरा जो फीजिबल रीजन है वो क्या है, वो है मेरा ये, जो कि मेरा है क्या, मेरे कॉर्नर पॉइंट से B, A और C, और बाकी एक्सटेंड हो रहा है पूरा, तो इन्फिनिट तक जा रहा है। तो मुझे निकालना है मैक्सिमाइज, मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसकी। ये मेरा अनबाउंडेड रीजन है, कॉर्नर पॉइंट से ABC। तो इन पे सबसे पहला मेरा अभी भी स्टेप होता है कि Z की वैल्यू हमें निकालनी है ABC पे। तो हमारा बॉक्स बनाओ अपना पूरा, तीनों कोऑर्डिनेट्स लिख दो ABC, उन पे अपने Z की वैल्यू निकालो, निकल गई। इसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकालो जो है 1, दोनों तो नेगेटिव है बाकी, ये 3,2 पे लाई करती है 1। तो अब हमें क्या करना होता है, क्योंकि अनबाउंडेड रीजन है तो हम करते हैं z इज लेस देन इक्वल टू जो भी हमारी मिनिमम वैल्यू आ रही है, जो भी है मैक्सिमम 1, तो हम करेंगे z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू नहीं, क्योंकि ये मैक्सिमाइज लिखा है। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास
मिनिमाइज था। अगर मिनिमाइज होता है तो z इज लेस देन इक्वल टू a करते हैं, जो भी मेरा पॉइंट होता है। अगर मैक्सिमम है तो z इज ग्रेटर देन इक्वल टू a करते हैं। तो z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करो। अब इस इक्वेशन को तुम ड्रॉ करो। तो ये है मेरी ये वाली इक्वेशन, और इसका जो पूरा इनइक्वालिटी है, तो ये पूरा रीजन है मेरा बेसिकली। तुम देख सकते हो यार, ये जो मैंने रीजन बनाया है z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का, इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे रिक्वायर्ड रीजन जो था हमारा अनबाउंडेड रीजन, उससे मैच कर रहे हैं। जो मैंने इस कलर से कर रखा है, देखो ये जो अलग सा कलर दिख रहा है तुम्हें, ये पूरा रीजन ऐसा है जिसमें मेरा जो z है ना वो 1 से तो बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब यार कोई मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड तो है नहीं, इन्फिनिटी भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज आ रही है, एक नहीं आ रही। तो इसका मतलब नो मैक्सिमम वैल्यू एंड नो फीजिबल सॉल्यूशन। तो पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली ही नहीं है। अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और इस पर भी मैंने डबल स्टार लगा रखा है क्योंकि ये भी अनबाउंडेड रीजन है और ये नहीं आएगा 2021 के बोर्ड्स में। तो हमें मैक्सिमाइज क्या करना है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू -1, माइनस एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा जो भी होगा। अब इस इक्वेशन को बनाओ। तो जो मेरी ये वाली इक्वेशन है ये क्या है, अगर तुम देख सकते हो इस x को उधर ले जाओ तो y इज लेस देन इक्वल टू x, ठीक है। तो इसका मतलब ये रीजन है पूरा, पर क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो इसका मतलब ये रीजन आ गया। अब ये जो इक्वेशन है ये क्या है, y को उधर ले जाओ, -1 को इधर ले जाओ, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1। तो y इज इक्वल टू x प्लस 1 ये लाइन होती है, ग्रेटर के लिए ये वाला पूरा रीजन हो गया। इन दोनों रीजन में क्या कुछ भी कॉमन आ रहा है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, तो कोई फीजिबल रीजन तो है ही नहीं। तो मैक्सिमम छोड़ो, कोई भी ऐसी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 12.1 होती है समाप्त। इसके बाद हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 12.2। आज की इस वीडियो में हम लीनियर प्रोग्रामिंग यानी कि LPP के NCERT सॉल्यूशंस करेंगे। इसका एक्सरसाइज 12.2 करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 12.1 कर लिया है और लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों कर लिए हैं। तो करते हैं यार इसके क्वेश्चंस। इस एक्सरसाइज का मैं तुम्हें थीम बता देता हूँ। बेसिकली इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेगी, जैसे कि डाइट प्रॉब्लम्स हो गई, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स हो गई, और एक और चीज थी। तो इनमें से ही तुम्हें क्वेश्चन आएंगे इसमें, मतलब डाइट प्रॉब्लम्स। और जो CBSE तुम्हारा बोर्ड्स होने वाला है ना यार, बोर्ड्स में इस 12.2 के ही क्वेश्चंस आएंगे, मतलब इसके प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। 12.1 में तो बेसिक बता रखा था कि तुम्हें 4 दे रखे, उनके ग्राफ बनाओ, सॉल्यूशन निकालो। इसमें तुम्हें इक्वेशंस फॉर्म करनी होती है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, तभी तुम्हें समझ आएगा। क्वेश्चन एक बार करके देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यार अपने पहले क्वेश्चन के साथ। रेशमा विशेस टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड P and Q in such a way that the vitamin contents of mixture contain at least 8 units of vitamin A and 11 units of vitamin B. Food P costs ₹60 per kg, food Q costs ₹80 per kg, और food P contains 3 units per kg of vitamin A, 5 units per kg of vitamin B, while food Q contains 4 units per kg of vitamin A, 2 units per kg of vitamin B. Determine the minimum cost of the mixture. यार इसमें ना काफी ज्यादा पैरामीटर दे रखे होते हैं और बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। याद रखना पूरा 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ये NCERT में, पूरा CBSE में 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो हमेशा कैसे सॉल्व करते हैं इनको, जैसे मैंने लेक्चर में बताया था तुम्हें, एक टेबल बना के करते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व, जिसमें विटामिन वाली बात हो रही हो, डाइट वाली हो, मैन्युफैक्चरिंग वाली हो। तो सबसे पहले तुम्हें दे रखा है फूड P एंड फूड Q, ठीक है। तो तुम यहाँ लिखोगे फूड P फूड Q, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है यार, कि जो तुम्हें मिक्सचर होगा तुम करोगे क्या, क्वेश्चन में पूछा है कि 2 मान लो इसमें पैकेट खरीदे, थोड़ा सा फूड P मिलाएगी, थोड़ा सा Q, और एक मिक्सचर बनाएगी, ठीक है। मुझे दे रखा है फूड P में 3 यूनिट्स पर केजी विटामिन A है, तो यहाँ विटामिन A का कॉलम बनाओ, यहाँ B का बनाओ, ठीक है। तो फूड P में 3 यूनिट्स पर केजी विटामिन A है और 5 यूनिट्स पर केजी विटामिन B है। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, विटामिन B है इसमें 5। सिमिलरली यार Q में कितना है यार, Q में 4 यूनिट A का है, देखो विटामिन A 4, और 2 यूनिट है विटामिन B के, ठीक है। अब एक चीज यार, तुम्हें ये दे रखा है फूड P की कॉस्ट कितनी है 60, तो यहाँ लिख दो फूड P की कॉस्ट, और फूड Q की कॉस्ट कितनी है 80 पर केजी। इसमें यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना, अगर यूनिट पर केजी इधर लिखा है और यहाँ यूनिट पर ग्राम लिखा है तो दोनों को कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तुम यहाँ लिख तो एक कॉलम बनेगा मिनिमम या मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, जो भी तुम्हारा है। इस केस में हमें मिनिमम कॉस्ट निकालनी है, पर मतलब वो अलग बात है तुम्हारी। तुम्हें ये दे रखा है कि जो मिक्सचर बनेगा ना यार, देखो रेशमा विशेस टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड P and Q सच अ वे दैट विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर, जो भी मिक्सचर होगा, कंटेन्स एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन A। तो विटामिन A मिनिमम हमें 8 चाहिए ही चाहिए, और विटामिन B मुझे मिनिमम 11 चाहिए ही चाहिए। तो अब इनको किन रेशो में मैं मिक्स करूं, ठीक है। तो हमारा मेन चीज क्या होती है, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि X यूनिट्स ऑफ फूड P आया है, मतलब X अमाउंट आया है, ठीक है।
x kgs आया है, तुम कुछ भी बोल सकते हो, और y है फूड क्यू, मतलब y इज द अमाउंट ऑफ फूड क्यू। तो हमें सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालना होता है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा है 60x प्लस 80y। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे दे रखा है कि इसकी कॉस्ट है 60, इसकी कॉस्ट है 80, राइट। अगर मैं बोल रहा हूं पर केजी, मतलब कि मान लो फूड पी का एक पैकेट आता है 60 रुपए का, 1 किलो का या जो भी है, और वो आता है 80 रुपए का, तो मैं इसके अगर मान लो x पैकेट्स खरीदता हूं और इसके y पैकेट्स खरीदता हूं, मुझे यही बताना है एट द एंड, मतलब कितने पे आ रहा है वो चीज। तो कॉस्ट कितनी होगी? अगर x पैकेट्स ऑफ 60 खरीद रहा हूं तो 60 टाइम्स x, इतना पैसा लग गया फूड पी में, और अगर y पैकेट खरीद रहा हूं तो 80 टाइम्स y, इतना पैसा लग गया फूड क्यू में। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तुम पता है करते कैसे उसको सॉल्व, ऐसे इस लाइन में चलते रहो, विटामिन ए की बातें है ना। तो 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब तुम बोलोगे ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे आ गया है कंस्ट्रेंट? देखो, हमेशा फूड पी का जो सेक्शन है यहां तुम लगा दोगे x, ये होता है तुम्हारा y के साथ, और जैसी मैं टेबल बना रहा हूं वैसी ही टेबल बनाओ। कहीं कहीं जगह तुम्हें ये वाली टेबल दे देगी कि यहाँ फूड पी है, यहाँ फूड क्यू है, मतलब काम उससे भी हो जाता है, और कॉलम रोज एक्सचेंज कर दी, पर फिर भी क्योंकि ये सिंगल लाइन में चल रहा है ना फिर। तो 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ग्रेटर इसलिए हुआ क्योंकि कम से कम 8 चाहिए मुझे, 8 से ज्यादा भी चलेगा, ठीक है। अगर ये लिखा होता कि मैक्सिमम इतना चाहिए तो लेस देन इक्वल टू 8, तो कम से कम मुझे 8 चाहिए। फिर 5x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, और हमारी ये जो दो कंस्ट्रेंट्स हमेशा होते हैं, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, ये तो रहेंगे, तो इनको हम कहते हैं अपने कंस्ट्रेंट्स मिल गए मेरे पास, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना होता तुम्हें, बस कंस्ट्रेंट्स को इन तीनों को प्लॉट करो, कॉर्नर पॉइंट्स निकालो, उस पर अपने z की वैल्यू निकालो और सॉल्व करो। तो जब मैं प्लॉट करता हूं तो ये जो ब्लू लाइन है यार, ये कौन सी है मेरी? मैंने यहाँ लिखा है 8/3 समथिंग, तो ये वाली है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, और ये इक्वेशन मेरी दूसरी है जो कौन सी है? 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, ये वाली। अब ग्रेटर देन दे रखा था तो ये रीजन था ये पूरा, और इसका ग्रेटर देन दे रखा था ये पूरा रीजन, राइट। इसका इंटरसेक्शन कितना हुआ यार एक बार तुम देखो, मतलब जो दोनों में कॉमन है वो ये है। अब ये इनफाइनाइट रीजन है, ये एक्सटेंड हो रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है रीजन, तो इसको हम कहते हैं अनबाउंडेड रीजन। मैंने 2 स्टार लगा रखे हैं अनबाउंडेड के ऊपर, क्यों लगा रखी है? क्योंकि CBSE 2021 में अनबाउंडेड नहीं आएगा, तो अगर तुम 21 के स्टूडेंट हो तो तुम इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं यार, हमने प्लॉट कर दिया सब कुछ, मेरे कॉर्नर पॉइंट निकल रहे हैं ये और ये कॉर्नर पॉइंट निकालना बहुत आसान है। जो भी इसकी इक्वेशन थी कितनी थी? 4x प्लस 3y, ऐसा ही कुछ था ना, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। इसमें y कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर दो, ये मिल जाएगा, तो 8/3 आ गया। फिर इस केस में x कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर दो, 11/2 आ गया। ये पॉइंट कैसे निकलेगा? दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करा दो, तो इन दोनों ही लाइंस को इंटरसेक्ट करा दो, तुम्हें मिल जाएगा 2,1/2। जिसको इंटरसेक्शन करनी नहीं आती यार, प्लीज बेसिक्स पढ़ के आओ, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा बेसिक होता है, ठीक है। दोनों को सॉल्व करना है आपस में। अब कॉर्नर पॉइंट ACB पे हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन 60x प्लस 80y की कितनी वैल्यू होगी वो देखना है हमें। तो कुछ नहीं करना, बस ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना था एक बार फिर से देख लेते हैं, वो क्या है? 60x प्लस 80y। तो 60 में x कोऑर्डिनेट डालो 8/3, सबसे पहले 8/3 डाला, 0, फिर 0, 11/2 और 2, 1/2, तीनों डाल दिए, 3 वैल्यूज मिली। तो जरा मुझे ये बताओ यार, मेरी मिनिमम इनमें से 160 और 160 आ रहा है, तो मुझे यार 2 कोऑर्डिनेट्स पे अपनी मिनिमम कॉस्ट मिल रही है। किस पे? एक तो 2,1/2 पे, और दूसरी किस पे मिल रही है यार मेरे को? इस पॉइंट पे मिल रही है। इन दोनों ही पॉइंट्स पे मुझे अपनी मिनिमम वैल्यू मिल रही है, पर ये एक अनबाउंडेड रीजन है, तो हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि अच्छा ये मेरी मिनिमम कॉस्ट है। मुझे क्या करना होता है यार? फॉर अनबाउंडेड रीजन एंड मिनिमम, हम z इज लेस देन क्या कर लेते हैं? जो भी हमारी मिनिमम वैल्यू आई। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि अभी हम श्योर नहीं होते कि ये मिनिमम है, तो हम अपने फंक्शन को ये वाली लाइन बनाते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कोई और पॉइंट आ रहा है क्या। तो वो लाइन क्या हो जाएगी यार? z है 60x प्लस 80y इज लेस देन 160, यानी कि 6x प्लस 8y लेस देन 16, यानी कि 3x प्लस 4y लेस देन 8। अरे बाप रे, ये तो यही वाली लाइन आ गई, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 वाली। तो लेस देन 8 वाला यार कौन सा रीजन होगा? ये लाइन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 वाली, तो लेस देन वाला रीजन मेरा ये होगा। अब हम ये देखेंगे क्या इसमें से कोई भी पॉइंट कॉमन आ रहा है यार? क्या जितने भी पॉइंट्स हमारे अनबाउंडेड रीजन के साथ कॉमन है, अगर मल्टीपल पॉइंट्स हुए मेरे कॉमन, ठीक है, तो कोई भी एक सॉल्यूशन मेरा नहीं आएगा। यार इसका मतलब क्या हुआ एक बार ये बताओ यार तुम्हें। देखो हम चेक करेंगे, ये लाइन लाइज इन द रीजन और नॉट। इफ मोर देन वन पॉइंट ऑफ द लाइन लाइज इन द रीजन देन नो फीजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। और तुम देख सकते हो ये जो पूरी लाइन है पूरी इसमें लाई कर रही है, बट तुम्हें ये पता है ये मिनिमम वैल्यू कितनी दे पा रही है? इसमें 160 दे पा रही है, राइट। तो मतलब जो हमारी मिनिमम वैल्यू है वो तो इस रीजन पे आ रही है, तो ये
ये हो गया हमारा कितना 160। तो इस पूरे रीजन पे हमारे पास जो मिनिमम कॉस्ट हमें निकालनी थी वो तो निकल गई 160 है, बट क्या हमारे पास कोऑर्डिनेट निकल पाए? नहीं, दो कोऑर्डिनेट्स नहीं है। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स है सारे 160 वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, अब यार एक और चीज नोटिस करो, मैंने z इज लेस देन 160 लिखा है, z इज लेस देन इक्वल टू 160 नहीं लिखा, जो आगे के एग्जांपल्स में मैं कुछ करूंगा। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया? लेस देन इक्वल टू में ये पूरी लाइन कॉमन आ जाती, राइट? तो हम यार ये देखना चाह रहे थे, क्योंकि जो ये बाकी बचा हुआ रेड रीजन है ना, इस पे जो वैल्यू आ रही है ना z की, वो 160 से भी कम है, मतलब उससे भी कम कॉस्ट है, बट वो अचीव नहीं हो सकती क्योंकि कंस्ट्रेंट्स मेरे यहीं से शुरू होते हैं, इसी रीजन में आना चाहिए। क्या समझ आ रहा है तुम्हें? अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम्स फ्लोर, 25 ग्राम्स फैट। अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम्स फ्लोर, 50 ग्राम्स ऑफ फैट। तो हमें पता है, हम जब टेबल बनाएंगे पहले से बना लेते हैं। यहाँ लिख देंगे केक ए था जो भी, या फिर केक 1। यहाँ हम लिख देंगे केक बी, दूसरा टाइप का केक। ठीक है, अब हम दो चीजें हमें और मिल गई, कौन सी? फ्लोर और फैट। तो हम यहाँ कॉलम में लिख देंगे फ्लोर, ठीक है, आटा, और फैट लिख देंगे। ठीक है, अब हमें यह पता है कि जो केक ए है उसमें लिखा है इट रिक्वायर्स 200 ग्राम फ्लोर, तो यहाँ लिख दो 200, एंड इट रिक्वायर्स 25 ग्राम्स फैट, तो यहाँ लिख दो 25। दूसरे में लिख दो 100 ग्राम फ्लोर और 50 ग्राम्स फैट। ठीक है, अब मुझसे पूछा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg ऑफ फ्लोर एंड 1 kg ऑफ फैट। तो मुझे फ्लोर और फ्लैट की क्या मिल गई यार? फैट की अवेलेबिलिटी मिल गई। तो तीसरा कॉलम तुम यहाँ पे बना दोगे अवेलेबिलिटी। अब मुझे पता है कि फ्लोर जो है वो मैक्स टू मैक्स कितना है? 5 किलो। 5 किलो को मैंने लिख दिया 5000 ग्राम, इससे ज्यादा फ्लोर है ही नहीं हमारे पास। सिमिलरली जो फैट भी है वो क्या है? 1000 हमारे पास मैक्स पड़ा है। ठीक है, ये बेसिकली मैक्सिमम मिल रहा है, इससे ज्यादा हमारे पास फैट नहीं है। तो हम कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम केक बना सकते हैं? कोई भी केक हो मतलब। ठीक है, मुझे बस ये किया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स बताओ। हो सकता है केक ए मेरे 10 बन रहे हो, ये 5 बन रहे हो, वो कॉम्बिनेशन हमें बताना है। ठीक है, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स, मतलब केक को बनाने में जो और बाकी चीजें लगती है वो हमारे पास अनलिमिटेड है, ये मान के चल रहे हैं। तो टेबल मैंने बना ली। अब मुझे बताओ यार कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो क्या होगा? क्या तुम बता सकते हो वो क्या होगा? क्योंकि मुझे क्या मैक्सिमाइज करना है? नंबर ऑफ केक्स। तो मान लो लेट द नंबर ऑफ केक ए, मतलब जितने केक ए हो गए, जितने केक्स हो गए उनको एक्स मान लिया और दूसरे टाइप के केक्स को वाई मान लिया। तो टोटल नंबर ऑफ केक्स कितने हो गए? एक्स प्लस वाई। तो यही हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना है नंबर ऑफ केक्स को, ये नहीं कि कौन सा केक है। ठीक है, मेरे कंस्ट्रेंट्स क्या हो गए? दो तो बहुत ऑब्वियस है, एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर, दो तो बहुत ऑब्वियस है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन 0। अब मेरे कंस्ट्रेंट्स क्या हो गया यार? देख सकते हो तुम, 200x, क्योंकि केक ए एक्स से था और ये वाई था नंबर ऑफ केक्स, तो 200x प्लस 100y इज लेस देन इक्वल टू 5000। ये लेस देन इक्वल टू क्यों आया? क्योंकि 5000 हमारे पास हद से हद इतने हैं, या तो इतना यूज करो या इससे कम यूज करो। तो ये लेस देन इक्वल टू 5000, और दूसरा कितना हुआ हमारा? 25x प्लस 50y इज लेस देन 1000। देखो मैंने यहाँ यही लिख रखा है। तो अब इसको तुम थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, 0 काट दो, यहाँ से भी 2 0 काट दो और यहाँ से भी 2 0 काट दो, तो 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50। इसमें से तुम क्या कर सकते हो यार? डायरेक्टली 25 से काटो। 25 से काटा 1, 25 से काटा 2, 25 से काटा कितना? 40। इतनी डिवीजन आती होगी ना, 100 डिवाइडेड बाय 25 करो यार, 4 आता है तो 1000 आएगा 40। तो x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 40 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें ये चारों इनइक्वालिटीज प्लॉट करनी है, तो प्लॉट कर दो यार। ये ग्राफ पेपर है तुम्हारे पास। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है यार तुम्हारा? कि ये है पूरा। ठीक है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है ये, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, इतना तो हमेशा ही होता है। फिर 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50। 2x प्लस वाई की इक्वेशन क्या होती है यार तुम्हारी? ये होती है, और x प्लस 2y की इक्वेशन ये है, तो ये इज लेस देन व्हाट है? 40 है। तो ये दो हमारी इक्वेशन बन गई। अब लेस देन है, तो पहला रीजन हमारा ये था, ये पूरा वाला ट्राइंगल, और जो ये दूसरा था वो ये था। इन दोनों का जो वो था इंटरसेक्शन रीजन, वो हमारा था ABCO। तो इसके 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन हमने लेक्चर 1 में भी कर रखे हैं, एक्सरसाइज 1 में भी कर रखे हैं बेसिकली, जिसमें सिर्फ ये दे रखा हो और हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। देखो जैसे ये टेबल बन गई, तुम्हारे पास इक्वेशंस आ गई, ठीक है, ये सारी चीजें आ गई, फिर कुछ बचा नहीं, फिर हमारे पास वापस से एक्सरसाइज 12.1 का सामान आ गया है। ठीक है, हमारा काम ही था ये इक्वेशंस को बनाना। अब OABC इज द रिक्वायर्ड रीजन। C के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गया? 25, 50। ऐसा क्यों? ये लाइन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, y को 0 डालो तो 25 आ गया। अब ये A पॉइंट कैसे निकलेगा यार? ये ब्लू लाइन हमारी थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, यहाँ पे x को 0 डालो तो y की वैल्यू आ गई 20, राइट। B के लिए इंटरसेक्ट कर दो इन दोनों लाइंस को, तो तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। बहुत ईजी इंटरसेक्ट करना। यहाँ से y को लिख सकते हो 50 माइनस 2x, और इधर इस y को चिपका सकते हो, तो तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी आ गई? 20, y की वैल्यू आ जाएगी 10। ऐसा क्यों? क्योंकि 20 इंटू 2 40, 50 माइनस 40 10। तो मेरे पास x 20 आ गया, y 10, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 20, 10, और ये है 0, 0। तो इन चारों पॉइंट्स पे
पे अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन x प्लस वाई की तरह वैल्यू निकालो। तो जब वैल्यू निकालते हैं तो आंसर कुछ ऐसा आता है, वही सेम 12.1 वाली बातें है। तो इनमें से तुम देख सकते हो कि जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है वो है 30। तो मैक्सिमम कितना है, क्लियरली एट बी वैल्यू ऑफ z इज मैक्सिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 30 केक्स, मतलब 30 मैक्सिमम केक्स हम बना सकते हैं अगर हम x को 20 रखे y को 10 रखे। यानी कि केक a ऐसे हम 20 बनाए और ऐसे अगर हम 10 बनाते हैं तो हमें 30 मिल जाएंगे, और इससे ज्यादा नहीं बन सकते रिक्वायर्ड ऐसी ही कंस्ट्रेंट्स में। ठीक है, अब करते हैं यार अपना क्वेश्चन नंबर 3। अ फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट्स एंड क्रिकेट बैट्स। तो बैट्स और रैकेट्स बनते हैं यहाँ पे। अ टेनिस रैकेट्स टेक्स 1.5 आवर्स ऑफ मशीन टाइम एंड 3 आवर्स ऑफ क्राफ्टमैन्स टाइम। अ टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर्स ऑफ मशीन टाइम एंड 3 आवर्स ऑफ क्राफ्टमैन्स टाइम। तो इस क्राफ्ट्समैन टाइम का मतलब क्या होता है यार, कि मतलब जो रैकेट था, जो मशीन का काम था वो तो हो गया 1.5 घंटे में। उसके बाद यार आदमी को भी उसमें कुछ करना पड़ता है, मतलब फिजिकली हम उसको कुछ जचाएंगे रैकेट को, या कुछ कुछ ऐसी चीज है जो मशीन से नहीं हो पाती है। ठीक है, अब सेम चीज क्रिकेट बैट में क्या होता है कि मशीन से तो 3 घंटे लग जाते हैं क्रिकेट बैट में, और 1 घंटे में उसका क्राफ्ट्समैन टाइम हो जाता है। मतलब जो तुम बैट से खेलते हो ना क्रिकेट, उसमें जो मेजर काम है वो मशीन का होता है, मशीन बनाती है। उसके बाद 1 घंटे में उसको थोड़ा ज्यादा वो होता है, ढंग से वो रिफाइन होता है। जबकि जो टेनिस रैकेट्स है उसमें मशीन का काम कम है कंपैरेटिवली, और क्राफ्टमैन का काम ज्यादा है। अब मुझे ये दे रखा है कि इन अ डे द फैक्ट्री हैज द अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 42 आवर्स ऑफ मशीन टाइम एंड 24 आवर्स ऑफ क्राफ्टमैन टाइम। ठीक है, मुझे ये दे रखा है कि ऐसा कुछ सीन है। तो क्राफ्टमैन का मतलब क्या हो गया यार, कि मतलब देखो अब तुम बोलोगे एक दिन में 40 घंटे कैसे आ गए, तो मल्टीपल मशीन्स मान रहे हैं एक तरीके से, और क्राफ्टमैन का भी यही मतलब है कि मल्टीपल बंदे हो गए, जो भी होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स मस्ट बी मेड इफ द फैक्ट्री इज टू वर्क एट फुल कैपेसिटी। और सेकंड, इफ द प्रॉफिट ऑन अ रैकेट एंड अ बैट इज 20 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द फैक्ट्री व्हेन इट वर्क्स एट फुल कैपेसिटी। तो फुल कैपेसिटी का मतलब है काम चोरी नहीं हो रही कोई, जो एग्जैक्टली बताया गया है कि अच्छा 40 घंटे मशीन चलेगी तो 40 घंटे चलेगी, 24 घंटे कोई काम करेगा तो वो 24 घंटे काम करेगा। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, अगेन टेबल बना लेते हैं। रैकेट्स बैट्स मशीन टाइम लगता है 1.5 घंटा, क्राफ्टमैन टाइम लगता है 3 घंटा, बैट्स को 3 घंटा लगता है मशीन में, 1 घंटा लगता है आदमी को बनाने में, मतलब उसके बाद रिफाइन करने में। अवेलेबिलिटी, मशीन की कितनी अवेलेबिलिटी है 42 आवर्स, क्राफ्टमैन की कितनी अवेलेबिलिटी है 24 आवर्स, राइट। तो अब हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ रैकेट्स बी x एंड बैट्स बी y। मुझसे ये पूछा है ना, व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स मस्ट बी मेड इफ द फैक्ट्री इज टू वर्क एट फुल कैपेसिटी। तो इसमें कौन से देखो कंस्ट्रेंट्स क्या बन गए, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बनेगा, सबसे पहले तो ये बताओ। वो होगा z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। कैसे यार, मुझे ये बताना है यार कि इन्होंने ये तो दे नहीं रखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स बताओ, इन्होंने बस ये दिया है कि फैक्ट्री फुल कैपेसिटी पे अगर काम करती है तो कितने रैकेट्स और कितने बैट्स बनेंगे। तो हमने ये मान लिया कि x प्लस वाई इतने बनेंगे ना हमारे रैकेट्स और बैट्स, यही हुआ ना। तो जित मान लो इतने रैकेट्स है इतने बैट्स है, तो इनका मैक्सिमम कितना होगा। फुल कैपेसिटी का मतलब ये ज्यादा ऐसा काम करो कि मैक्सिमम हो जाए। हमें इस फंक्शन को करना है मैक्सिमाइज। कंस्ट्रेंट्स x0 से बड़ा है, y0 से बड़ा है, और 1.5x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 42, क्योंकि पूरा काम करना है। सिमिलरली 3x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 24। अब इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 2y इज इक्वल टू 28। ऐसा क्यों, मैंने 1.5 से सब कुछ कॉमन ले लिया, तो x प्लस 2y, यहां से भी 1.5 कॉमन लो तो 28 आ जाता है। 28 इंटू 3/2 होता है यही। तो ये इक्वेशन बन गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 28 इसकी जगह, और ये है 3x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 24। तो इनको जब हम प्लॉट करते हैं तो अगेन मेरे पास एक ऐसा रीजन आता है, यार मैं प्रॉपर प्लॉट करके नहीं दिखाने वाला हूं तुम्हें, ये बेसिक लीनियर इनइक्वालिटी है जो तुम 11th क्लास में पढ़ चुके हो। तो जैसे तुम्हें प्लॉट करना है लेक्चर में वैसे ही समझा चुका हूं मैं। तो प्लॉट कर ली, सारे पॉइंट्स निकाल दिया, ये वाले चारों पॉइंट्स, इन चारों पॉइंट्स को मैंने डाल दिया अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। बहुत सिंपल है, x प्लस वाई है तो बस ऐड कर लिया, 8 प्लस 0 8, ये आ गया 20, ये कितना आ गया 14, और ये आ गया 0 16, अच्छा 4 प्लस 12 16। तो ये सारी चीजें आ गई, मुझे मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्स कहाँ आकर कर रहा है यार, सबसे पहले ये बताओ मेरा मैक्स कहाँ पे आकर कर रहा है, वो आकर कर रहा है 16 यानी कि 4,12 पे। तो यार 16 यूनिट्स बनेंगे हमारे, 4 रैकेट्स और 12 बैट्स। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था, इफ द प्रॉफिट ऑन अ रैकेट एंड अ बैट इज 20 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। तो मुझे बताओ अब क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बदलेगा और कुछ नहीं होगा, यही सेम डायग्राम रहेगा पर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बदल जाएगा। कैसे बदलेगा यार, क्योंकि अब ऐसे काम नहीं होगा कि मतलब 20 रैकेट बने, 4 रैकेट बने, 12 बैट बने, ठीक है। अब इन लोगों को ये पता है कि रैकेट को बेचने में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपए और इसको 10, तो फिर किस हिसाब से बनाए ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो प्रॉफिट कितना होगा यार, अगर 20 हमारा 20 रुपए है टेनिस पे प्रॉफिट, तो एक यूनिट अगर x है तो सबका प्रॉफिट 20x, सिमिलरली सबका प्रॉफिट 10y, बिकॉज 10 इज द कॉस्ट ऑफ अ बैट। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब कंस्ट्रेंट्स मेरा
मेरा बिल्कुल सेम है, रीजन बिल्कुल सेम है, वैल्यू ऑफ न्यू जेड, नए जेड की वैल्यू कितनी थी हमारी 20x प्लस 10y, इसमें x की जगह और इसमें y की जगह ये वाले कोऑर्डिनेट्स डालने, ये चारों कोऑर्डिनेट्स डाल दिए तो आंसर आया 0, 140, 200, 160। मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना था तो इनमें से मैक्सिमम वैल्यू मुझे कौन सी दिख रही है, वो है 200। 200 कब होती है, जब मैं 4 रैकेट और 12 बैट करता हूं तो तभी मुझे मैक्सिमम मिल रहा है। अच्छा, तो प्रॉफिट भी मेरे को इसी में मैक्सिमम अकर हो रहा है, तो ये तो कोइंसिडेंस हो गया, जो भी हो गया। बट अगर मैं 4 रैकेट और 12 बैट बेचता हूं तो ही मेरे को अपना मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। अगर मैं ज्यादा रैकेट बेच लूं तो ऐसा नहीं है कि वो हो जाएगी चीज, ठीक है, प्रोवाइडेड द कंस्ट्रेंट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 200। ओके, तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स। इट टेक्स 1 hour ऑफ वर्क ऑन मशीन A and 3 hours on machine B to produce a packets of nuts. It takes 3 hours on machine A and 1 hour on machine B to produce a package of bolts. तो एक सेकंड के लिए अभी रुक जाते हैं, बाकी क्वेश्चन बाद में देखेंगे, सीधा आंसर देखते हैं यार, क्योंकि टेबल बनानी जरूरी है। तो हम टेबल में सबसे पहले लिखेंगे नट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और बोल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। और मेरे पास दो तरीके की मशीन है, मशीन A और मशीन B। और जो नट्स है, ठीक है, नट्स को बनने में मशीन A में 1 घंटा लगता है, ठीक है, एक पैकेट बनाने के लिए। और मशीन जो B है मेरी, ये देखो लिख रखा होगा मेरे को, 3 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं नट्स का एक पैकेट बनाने में। तो 1 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया। सिमिलरली बोल्ट्स में लगते हैं 3 घंटे मशीन A को बनाने में एक पैकेट ऑफ बोल्ट्स, और 1 घंटा लगता है मशीन B को वो बनाने में एक पैकेट ऑफ बोल्ट्स। अलग अलग मशीन है ना, मतलब जो मशीन A है वो नट्स को जल्दी से बनाती है, मशीन B है बोल्ट्स को जल्दी से बनाती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं यार। ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ, जो भी मैन्युफैक्चरर है, 17.50 रुपीज पर पैकेज ऑन नट्स एंड 7 पर पैकेज ऑन बोल्ट्स। मतलब यार मान लो कि 100 रुपए लगते हैं उसको यार एक पैकेट बनाने में, तो जब वो बेचता है तो कितने में बेचता है, 100, मतलब 17 बढ़ा देता है इसमें, तो 117.5 रुपीज में बेचता है, 17 रुपए के प्रॉफिट में, और बोल्ट को 7 रुपए के प्रॉफिट में बेचता है। अब इसने ये पूछा है कि हाउ मेनी पैकेजेस ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस्ड ईच डे सो एज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट इफ ही ऑपरेट्स हिज मशीन फॉर एट मोस्ट 12 आवर्स अ डे, ठीक है। अब देखो इसमें दो चीजें दे रखी है यार, मतलब इसमें थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए क्या है, सबसे पहले तो बहुत क्लियर बात है, हाउ मेनी पैकेजेस ऑफ ईच। तो मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ नट्स बी डिनोटेड बाय एक्स। एक्चुअली नंबर ऑफ नट्स नहीं है, नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ नट्स, मतलब कितने पैकेट्स बनाए वो नट्स के। मान ले एक पैकेट में 10 नट्स आते हैं, मान लो, हमें फर्क नहीं पड़ता, पर वो एक पैकेट है, तो कितने पैकेट नट्स के बेचे उसको हमने मान लिया x पैकेट्स और y पैकेट्स ऑफ बोल्ट्स। तो मैंने यहाँ मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा बन जाएगा यार, वो भी देख लेते हैं यार। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा कितना होता है, प्रॉफिट फंक्शन। तो अगर वो एक पैकेट पे 17.5 रुपीज कमाता है तो x पैकेट्स पे कमाएगा 17.5 इंटू एक्स। सिमिलरली एक पैकेज पे अगर वो 7 रुपए कमाता है बोल्ट्स पे, तो फिर कितने y पैकेजेस पे, नंबर ऑफ पैकेजेस y है ना, 7y कमाएगा। तो 17.5x प्लस 7y हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। अब लास्ट में इसने ये लिखा है यार कि जो उसकी अवेलेबिलिटी वाला नहीं होता, यहाँ मैंने मैक्स ड्यूरेशन लिख रखा है। एक जगह मैंने लिखा था क्या, मिनिमम कॉस्ट, फिर यहाँ लिखा था अवेलेबिलिटी। इसने ये बोला है कि जो मशीन है ना वो एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे चलती है मशीन्स। तो दोनों मशीन्स की बात हो रही है, तो एक दिन में दोनों 12 घंटे से ऊपर नहीं चलती है। ये इन्होंने टेक्निकली दे नहीं रखा है, पर इनडायरेक्टली इसका मतलब यही होता है। तो मेरी इक्वेशन तो बड़ी आराम से नहीं बन जाएगी यार, बहुत सिंपल है। कंस्ट्रेंट्स क्या हो गए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर x प्लस 1x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 12, 3x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 12। ये लेस देन इक्वल टू 12 क्यों हुआ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे तक चल सकती है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम हो सकता है। तो मेरे कंस्ट्रेंट्स बन गए ये चारों, राइट। अब इसको बस प्लॉट करना है इन कंस्ट्रेंट्स को और इसको मैक्सिमाइज करना है। अब तो कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं, हमें बस यही चीज निकालनी थी। तो मैंने अगेन वो सेम अपना प्लेन डायग्राम बना दिया। कभी भी मेरे पास यार ये वाले 4 होते हैं, ये तो हमेशा होते हैं, और 2 ऐसी इक्वेशन मिल रखी हो, मैं बहुत पहले बता चुका हूं तुम्हें कि मान लो a1x प्लस b1y इज लेस देन इक्वल टू c और a2x प्लस b2y इज लेस देन इक्वल टू c, जहां ये दोनों a1 b1 a2 b2 पॉजिटिव हो, ये सारे पॉजिटिव है ना, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू में हमेशा ये वाला रीजन होता है, इसमें ये वाला रीजन है और इसमें ये वाला रीजन है, दोनों का इंटरसेक्शन हमारा ये वाला रीजन है, राइट। रिक्वायर्ड रीजन इज OABC। एक कोऑर्डिनेट निकाल दो बहुत आराम से, ये वाली जो इक्वेशन है उसमें y0 डाल दो, ये वाली इक्वेशन में x0 डाल दो, हमें मिल जाएगा हमारा ये वाला कोऑर्डिनेट। ये निकालने के लिए मेहनत क्या करनी है तुम्हें कि जो दोनों इक्वेशंस हैं इन दोनों को इंटरसेक्ट करा दो। कभी भी 2 ऐसी इक्वेशंस दे रखी हो तुम्हें, जो है ax प्लस by इज इक्वल टू c1 और दूसरी इक्वेशन है bx प्लस ay इज इक्वल टू c2, तो इसमें एक बार दोनों को ऐड करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तुम्हारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। कैसे यार, देखते हैं। दोनों को ऐड करो तो 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 24,
यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। फिर दोनों को सबट्रैक्ट करो, इसको इससे करो तो -2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 यानी कि x इज इक्वल टू y। यहाँ डालो x इज इक्वल टू y तो y प्लस वाई इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू आ गई 3। तो ये कोऑर्डिनेट है हमारा 3,3, ये 4,0, ये 0,4 और ये 0,0। तो इन चारों वैल्यूज को अपने z में डालो, z में इन चारों वैल्यूज को डालो एक एक करके, ठीक है। तो ये चारों वैल्यूज मैंने डाल दी किसमें, अपने z में। तो 17.5x प्लस 7y, हमारा x, y था 0,0 तो मेरे को मिल गया 0। सिमिलरली इन तीन वैल्यूज पे मेरे को आंसर मिल रहा है 70, 73.5 और 28। तो मुझे निकालना था क्या, मैक्स प्रॉफिट। तो इनमें से मैक्सिमम है 73.5 विच अकर्स एट 3,3। तो 3,3 यार मेरा ऐसा पॉइंट है कि अगर मैं 3 पैकेट ऑफ नट्स और 3 पैकेट्स ऑफ बोल्ट्स बेचता हूं तो मेरे को प्रॉफिट मैक्सिमम मिलेगा और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है 73.5 रुपीज। वैसे ज्यादा कमाया नहीं इस बंदे ने, पर फिर भी कोई नहीं। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स, एक तो इतना लंबा क्वेश्चन होता है ना यार, एक कसम से एलपीपी मेरे को सबसे गंदा टॉपिक लगता है, पर अब तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो, सीधा 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है इसका। तो ठीक है कोई बात नहीं यार, बड़ा क्वेश्चन है, अगर मेरे को लिखने में भी टाइम लगा है तो तुम भी यार इस चीज को करो, मतलब तुम पढ़ो इस चीज को, अगर मैंने इतनी मेहनत किया तुम भी करना, ठीक है। अब फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ स्क्रूज, अगेन स्क्रूज ए एंड बी। तो अपनी टेबल पहले बना लो, स्क्रू ए और स्क्रू बी है। फिर ईच टाइप ऑफ स्क्रू रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 मशीन्स। भाई सेम काम यार, तो बस इसमें दे रखा है कि ऑटोमेटिक मशीन, हैंड ऑपरेटेड, तो यहाँ लिख दो ऑटोमेटिक मशीन और यहाँ लिख दो हैंड ऑपरेटेड मशीन। अब इट टेक्स 4 मिनट्स ऑन ऑटोमेटिक्स एंड 6 मिनट्स ऑन द हैंड ऑपरेट मशीन टू मैन्युफैक्चर पैकेट ऑफ स्क्रूज ए। तो स्क्रू ए का एक पैकेट मैन्युफैक्चर करने में 4 मिनट लगते हैं ऑटोमेटिक को और हैंड को लगते हैं 6। ऑब्वियसली हैंड में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। और जो दूसरी चीज है, तुम्हारा जो स्क्रू बी है, ऐसा दे रखा है कि वाइल जो इट टेक्स 6 मिनट्स ऑन द ऑटोमेटिक एंड 3 मिनट्स ऑन द हैंड टू मैन्युफैक्चर अ पैकेट ऑफ स्क्रू बी। तो हो सकता है यार ये जो स्क्रू बी है ये थोड़ा ज्यादा अजीब सा है, कॉम्प्लेक्स है, या फिर मतलब इसको हैंड से बनाने में कम टाइम लगता है 3 मिनट और ऑटोमेटिक में लगता है 6 मिनट। अब मुझे ये दे रखा है ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर एट मोस्ट 4 आवर्स अ डे। तो दोनों 4 आवर्स के लिए मैक्सिमम। अब देखो मैंने एक चीज कर रखी है, इंटू 60। गलती यही होती और कहीं नहीं होती, क्यों? क्योंकि यहाँ तो हमें मिनट्स में दे रखा है, इसमें मुझे आवर्स में दे रखा था 4 आवर्स। तो सेम यूनिट में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, तो इसको मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मिनट्स मिल जाएगी मुझे, ठीक है। द मैन्युफैक्चरर कैन सेल अ पैकेज ऑफ स्क्रू ए एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज कितना 7 एंड स्क्रूज बी एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10, ठीक है। तो ये पैकेट की बात हो रही है यार, स्क्रू के पैकेट की बात हो रही है कि एक पैकेट को 7 रुपए प्रॉफिट है और यहाँ 10 है। जो यार पिछला क्वेश्चन किया था कोई फर्क नहीं है इसमें, उसमें नट्स और बोल्ट दे रखा था, इसमें स्क्रू दे रखा, ज्यादा कुछ नहीं है। अज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल द स्क्रूज दैट ही मैन्युफैक्चर्स, हाउ मेनी पैकेजेस ऑफ ईच टाइप शुड द फैक्ट्री ओनर शुड प्रोड्यूस इन अ डे टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, डिटरमाइन द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हमें ये भी निकालना है कि कितने स्क्रू ए बनाए, कितने स्क्रू बी बनाए, ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, और वो जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कितना है वो भी बताना है। तो सबसे पहले तो यार लेट द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ स्क्रू ए बी एक्स, स्क्रू बी बी वाई, बस नट्स और बोल्ट्स की जगह स्क्रू लगा दिया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना होगा, प्रॉफिट फंक्शन। 7 रुपए का प्रॉफिट होता है एक पैकेट में, तो एक्स पैकेट्स में हो जाएगा 7x, वाई पैकेट्स में हो जाएगा 10y, ठीक है। ये लिख भी रखा है साइड में मैंने। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, x0 y0 से बड़ा है। फिर 4x प्लस 6y इज लेस देन इक्वल टू 4 इंटू 60, 6x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 4 इंटू 60। ऊपर में से यार तुम कॉमन निकाल सकते हो चीजें, 2x प्लस 3y, ये है मेरा 240 तो 120 बन जाएगा। और यहाँ मेरा क्या है यार, यहाँ से 3 कॉमन निकाल लो तो 2x प्लस y, 3 को कॉमन निकालो 20 80, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस है, इन इक्वेशंस है। इन इक्वेशंस को, इन चारों को प्लॉट कर दो तो अगेन तुम्हें एक ऐसा डायग्राम मिलेगा, बाउंडेड रीजन अच्छा खासा, राइट। अब इनको प्लॉट करने के बाद रिक्वायर्ड रीजन ओ ए बी सी, सेम क्वेश्चन यार, इन चारों के कोऑर्डिनेट्स निकालो, वैल्यू ऑफ z निकालो इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स पे, 4 वैल्यूज आ जाएगी तुम्हारे पास। मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करनी थी तो मैक्सिमम वैल्यू है 410, जो 30 स्क्रूज और 20 स्क्रू ऑफ टाइप बी मेरे को बनाने में पड़ता है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स एट 30 20 और 30 पैकेजेस ऑफ स्क्रू ए एंड 20 पैकेजेस ऑफ स्क्रू बी एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट इज रुपीज 410। तो बहुत सिंपल था, इसमें कुछ नहीं था यार। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 करने से पहले ना यार मैं तुम्हें एक ट्रेंड बता देता हूँ यार। देखो तुम एक चीज नोटिस कर रहे होगे एग्जाम में ना, क्योंकि 2021 में अनबाउंडेड रीजन तो आएगा नहीं, तो नोटिस करो यार जिसमें भी मिनिमम की बात होती है ना, तो वो हमें मेरे को ऑलमोस्ट हमेशा अनबाउंडेड मिलता है, हमेशा अनबाउंडेड मिलता है, ठीक है, ऑलमोस्ट नहीं हमेशा। और जिसमें भी देखो अगेन, अब इसमें हमारा अगर ये देखो बाउंडेड रीजन है तो उसमें हमसे पूछा होगा क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स, ठीक है। अब अगला भी मेरा बाउंडेड है तो यहाँ भी मुझे क्या करना था यार, मुझे निकालना है मैक्सिमम प्रॉफिट। अब अपने जो ये वाला क्वेश्चन है मेरा, 4th क्वेश्चन में भी क्या निकालना है मुझे, मैक्सिमम प्रॉफिट। मुझे 5th क्वेश्चन में भी निकालना था मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ स्क्रूज, ठीक है। इसमें मुझे मैक्सिमम निकालना है तो ग्राफ मेरा बाउंडेड बनेगा।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मुझे ये बताओ, अगर बाउंडेड रीजन बन गया और मुझसे फिर उसके बाद मिनिमम पूछ लिया, मतलब पूछ सकते हैं, ऐसा है नहीं कि नहीं पूछेंगे, डिपेंडिंग ऑन द कंस्ट्रेंट, बट मैं यूजुअली बता रहा हूं, तो यहाँ एक जीरो पॉइंट भी तो है ना यार। जीरो से तो हमेशा मेरा z जीरो आ जाएगा, और जीरो से छोटा तो क्या ही होगा इस केस में, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है सारी चीजें। तो इसलिए जो भी होता है मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए ये होता है और मिनिमम के लिए वो। तो तुम्हें बोर्ड्स में समझ जाओ कि तुम्हें मैक्सिमम के ही क्वेश्चन आने वाले हैं 2021 में। तो ठीक है यार, एक बार इसको सॉल्व करते हैं, बाकी सेम क्वेश्चन था तो बिल्कुल कुछ है नहीं इसमें। अ कॉटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्स पेडेस्टल लैंप्स एंड वुडन शेड्स। ठीक है, तो लैंप्स और शेड्स बनाती है यार वो। तो यहाँ सबसे पहले तो टेबल लिख दो, लैंप्स और शेड्स। जरूरी नहीं है पूरा लिखना, लैंप्स भी लिख सकते हो, शेड्स भी लिख सकते हो। ईच रिक्वायरिंग द यूज ऑफ ग्राइंडिंग स्लैश कटिंग मशीन एंड अ स्प्रेयर। तो सबसे पहले उसको कट वट करेंगे, ग्राइंड व्राइंड मारेंगे, उसके बाद उस पर स्प्रे करेंगे, मतलब उसको कलर देंगे, जो भी देंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया ग्राइंडिंग मशीन स्लैश कटिंग मशीन, उसको एक ही मान रहा हूँ, और यहाँ स्प्रेयर। ठीक है, तो इसमें ये लिखा है कि जो इट टेक्स 2 hours ऑन ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड 3 hours ऑन द स्प्रेयर टू मैन्युफैक्चर अ पेडेस्टल लैंप। मतलब लैंप बनाने के लिए सबसे पहले तो 2 घंटे कटाई घिसाई होती है उसकी, उसके बाद 3 घंटे उस पे पेंट होता है, कलर चढ़ता है, या जो भी है स्प्रेयर का मतलब यहाँ पे। और फिर इट टेक्स 1 hour ऑन ग्राइंडिंग कटिंग एंड 2 hours ऑन स्प्रेयर टू मैन्युफैक्चर अ शेड। तो जो वुडन शेड होते हैं यार, उसमें 1 घंटे में घिसाई कटाई में लगता है, और फिर 2 घंटे में उसको कलर करने में, पेंट करने में लगता है। अब ये लिखा है ऑन एनी डे, किसी भी दिन जो स्प्रेयर है वो एटमोस्ट 20 घंटे के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ एक कॉलम बना दो, अवेलेबिलिटी स्प्रेयर के, यहाँ लिख दो 20 hours। अवेलेबल का मतलब देखो 20 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता, तो लेस देन इक्वल टू 20 hours। ठीक है, एंड ये जो ग्राइंडिंग कटिंग मशीन है ये 12 घंटे ही चलती है, जो कटिंग और घिसाई की है, इससे ज्यादा नहीं चल सकती है एक दिन में। अब प्रॉफिट और लॉस की बातों पे आते हैं। द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ अ लैंप इज ₹5 एंड दैट फ्रॉम अ शेड इज ₹3। तो अगर लैंप बेचता है कोई वो आदमी, मैन्युफैक्चरर, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो ₹5 कमाता है किस पे? एक लैंप पे। ठीक है, और ₹3 कमाता है एक शेड पे। अज्यूमिंग दैट द मैन्युफैक्चरर कैन सेल ऑल द लैंप्स एंड शेड्स, वही पुरानी वाली बातें हो गई, सारी स्क्रूज बेच दिए, दैट ही प्रोड्यूसेस। हाउ शुड ही शेड्यूल हिज डेली प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चरर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। अब ये फालतू में लाइन लिख रखी है, हाउ शुड ही शेड्यूल हिज डेली प्रोडक्शन। इसका बेसिक यही मतलब है कि वो एक दिन में कितने लैंप्स बनाए और कितने वुडन शेड्स बनाए, ताकि फिर उनको जब वो बेचे तो मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो ये मुझसे ये पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट अस मेक अ टेबल, ऑलरेडी बना दी। इसके बाद लेट x बी द यूनिट्स ऑफ लैंप्स एंड y बी द यूनिट्स ऑफ शेड्स। राइट, तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना होगा? 5x + 3y। क्यों? क्योंकि लैंप्स पे प्रॉफिट था ₹5 एक लैंप पे, तो x लैंप्स पे हो गया 5x। सिमिलरली ये हो गया हमारा 3y। राइट, साइड में लिखा भी है मैंने यहाँ पे। कंस्ट्रेंट्स हमारे क्या हो गए? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेसिक कंस्ट्रेंट्स हो गए। और 2x + 1y इज लेस देन इक्वल टू 12 और 3x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 20। ठीक है, तो इनको लगता है प्लॉट करते हैं हम इनइक्वालिटीज को। तो क्योंकि यार ये लेस देन वाले ग्राफ है, तो एक ग्राफ ऐसा बनेगा, एक ग्राफ मेरा ऐसा बनेगा, दोनों का इंटरसेक्शन यही सेम बनेगा। चारों को प्लॉट करो, ये चारों कोऑर्डिनेट्स निकालो। ये तो 0,0 है, ये आराम से निकल जाएगा, ये आराम से निकल जाएगा। इसके लिए इन दोनों को इंटरसेक्ट कर दो। ठीक है, जो फीजिबल रीजन है वो है OABC। ये हमेशा यार जैसे मैंने क्वेश्चन को लिख रखा है ना, प्लीज एक तो तुम नोट करा करो ये सारी चीजें, या जो भी है ऐसे ही तुम आंसर लिखना अच्छे से। ठीक है, तो हमारा B निकल गया कितना? 4,4। जब मैंने इन दोनों को इंटरसेक्ट कराया तो B निकल गया कितना? 4,4। अब इस वैल्यू ऑफ Z, वैल्यू ऑफ दिस Z एट दीज 4 पॉइंट्स कितनी होगी? टेबल बना लो फिर से, 0 0 6 0 4 4 0 10, सब पे 5x + 3y, 5x + 3y, 5x + 3y, 5x + 3y। तो 0 30 32 30, तो मेरा मैक्सिमम है 32। तो वो अकर कर रहा है 4 4 पे। तो इसका मतलब कि जब वो बंदा 4 लैंप्स बेचेगा, 4 शेड्स, मतलब एक दिन में उसका ऐसा होना चाहिए कि उसको 4 लैंप्स बनाने चाहिए, 4 शेड्स बनाने चाहिए, तभी जो उसका प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा। वो होगा ₹, यहाँ रुपीस लिखना भूल गया मैं, अभी लिख लेता हूँ। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट होगा ₹32। राइट, ओके यार। अब करते हैं अपना 7th क्वेश्चन। अ कंपनी मैन्युफैक्चरर्स 2 टाइप्स ऑफ नोवेल्टी सोवेनियर्स मेड ऑफ प्लाईवुड। अब इसका मतलब क्या होता है यार नोवेल्टी सोवेनियर्स? कोई नहीं, भाड़ में गया यार, हमें बस ये पता है कि फैक्ट्री जो है वो 2 चीजें बना रही है। ठीक है, प्लाईवुड से बना रही है, वुड से कुछ 2 चीजें बना रही है। तो वो है टाइप A के, और इसमें दे रखा है सोवेनियर्स ऑफ टाइप B। तो बस यहाँ तुम लिख दो, टेबल बनाओ टाइप A टाइप B। हो सकता है ये 2 चीजें हैं। ठीक है, इसमें ये लिखा है कि जो टाइप A का चीज है और वो इट रिक्वायर्स 5 मिनट्स ईच फॉर कटिंग एंड 10 मिनट्स फॉर असेंबलिंग। 5 मिनट्स ईच मतलब एक यूनिट का जो भी वो बन रहा है, तो इसमें 5 मिनट लगते हैं यार कट होने में, और 10 मिनट उसको वापस से असेंबल करने में, जो भी तुम्हारी चीज बन रही है वो। सिमिलरली जो टाइप B का चीज है उसमें 8 मिनट लगते हैं कट करने में और 8 मिनट लगते हैं असेंबल होने में। ठीक है, अब इन्होंने ये दे रखा है देयर आर 3 hours
20 मिनट्स अवेलेबल फॉर कटिंग, मतलब जो कटिंग है ना 3 घंटे 20 मिनट तक उसकी अवेलेबिलिटी है। मतलब मान लो कि जो भी बंदा कट करता है या मशीन कट करती है वो इतने देर तक रन करेगा। और 4 घंटे है हमारे पास असेंबलिंग के। प्रॉफिट दे रखा है यार फिर दोनों पे, 5 रुपए टाइप ए पे, 6 रुपए टाइप बी पे। तो ऑफकोर्स हमें क्या निकालना होगा, हाउ मेनी सोवेनियर्स, मतलब वो दोनों चीजें जो टाइप ए टाइप बी की कितने प्रोड्यूस करे इसको और इसको, सच दैट जो प्रॉफिट है कंपनी का सबसे ज्यादा हो जाए। सारे सेम क्वेश्चन आते जा रहे हैं यार, तब से एक भी वेरायटी नहीं आई, 4-5 सेम ही चलते जा रहे हैं। तो इसको तो प्लीज यार तुम खुद करना यार, नहीं हो रहा तो चलो मैं करके तो दिखाई दूंगा, बट इस क्वेश्चन को तो खुद कर लेना। एक चीज जो इसमें चेंज करनी है तुम्हें वो क्या है, ये देखो यहाँ पे तुम्हें क्या दे रखा था कि मिनट्स में दे रखा है सब कुछ, बट जो अवेलेबिलिटी है वो आवर्स में आ गई। यहाँ 4 आवर्स में आ गई। तो 3 आवर्स और 20 मिनट्स कितना होता है, 180 + 20 200 मिनट्स। 4 घंटे होते हैं, 4 × 60 240 मिनट्स, राइट। तो ये तो हो गया हमारा ये। अब हम ये मान लेते हैं कि x बी द नंबर ऑफ टाइप ए सोवेनियर्स एंड y बी द नंबर ऑफ टाइप बी सोवेनियर्स, जो भी है, ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना हुआ, 5x + 6y। ऐसा क्यों, मैंने ये लिया है, नहीं, 5 प्रॉफिट है इसका, 6 है प्रॉफिट इसका। याद रखना ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये जो चीज है इसको एक बारी के लिए इग्नोर मारो टेबल को, हमें बस प्रॉफिट पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कंस्ट्रेंट्स क्या है वो टेबल से आते हैं। 5x + 8y इज लेस देन इक्वल टू 200, राइट। ग्रेटर तो होगा नहीं क्योंकि इतना मैक्स टू मैक्स अवेलेबिलिटी है। सिमिलरली 10x 8y 240, ठीक है। इसको तुम थोड़ा काट के लिख सकते हो क्या, इसको हाफ कर दो, इसको हाफ कर दो, 5x + 4y, इसको हाफ कर दो 120। अब इनइक्वालिटीज को प्लॉट करो, इस इक्वेशन को, इसका मतलब इस इक्वेशन को, इसको और इसको। तो ये रीजन अगेन हमें वैसे सब में सेम रीजन मिलेगा, रिक्वायर्ड रीजन ओ ए बी सी। अब सेम काम है, ए निकल गया, सी निकल गया, बी के लिए दोनों को इंटरसेक्ट कर दो, दोनों लाइनों को। तुम्हारा कोऑर्डिनेट निकल गया 8,20 आ रहा है इस बार। फिर वैल्यू ऑफ z निकालो, z क्या है हमारा 5x + 6y, उसको इन चारों कोऑर्डिनेट्स पे निकाल दो, तुम्हें 4 आंसर मिलेंगे। मुझे मैक्सिमम चाहिए था वो है 160, वो मेरे को मिल रहा है 8,20 पे। यार तुम्हें एक और बात बता देता हूँ, यूजुअली सारे क्वेश्चन में जो ये वाला कॉर्नर पॉइंट होता है ना, जो इन दोनों की इंटरसेक्शन होती है, इसी पे मैक्सिमम वैल्यू मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट इज 160 और मैक्स अकर्स एट 8,20, यानी कि 8 ऑफ टाइप ए सोवेनियर्स उसको बेचने और 20 यूनिट्स ऑफ टाइप बी सोवेनियर्स उसे बनाने हैं ताकि फिर बेचे तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी क्या देखना है एक बार देख लेते हैं यार, वही मैक्सिमम प्रॉफिट। भाई साहब वही सेम क्वेश्चन, देखो सेम डायग्राम, कोई फर्क ही नहीं है, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है। अ मर्चेंट प्लान्स टू सेल 2 टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, अ डेस्कटॉप मॉडल एंड अ पोर्टेबल मॉडल दैट विल कॉस्ट ₹25,000 and 40,000 respectively. He estimates the total monthly demand of computers will not exceed 250 units. Determine the number of units of each type and the of computers which the merchant should stock to get maximum profit if he does not want to invest more than 70 lakh rupees and if his profit on the desktop model is 4,500, portable is 5,000. तो ठीक है यार, एक दुकानदार है वो दो चीजें बेचता है, डेस्कटॉप मॉडल यानी कि पीसी, पोर्टेबल यानी कि लैपटॉप। तो लैपटॉप्स और पीसीज बेचता है, ठीक है। जो उसका वो है, पहले वो खरीदता है, ठीक है, किसी होलसेल मार्केट से खरीदेगा और फिर बेचेगा अपनी दुकान पे। तो उसको जो पीसी है वो 25,000 रुपए का पड़ रहा है और लैपटॉप 40,000 रुपए का पड़ रहा है। उसने एस्टिमेट किया यार कि जो मंथली डिमांड है ना कंप्यूटर्स की, मतलब लोग जो उससे खरीदने आएंगे 250 से ज्यादा नहीं खरीदेंगे, लैपटॉप प्लस पीसीस 250 से ज्यादा नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो हमें बताना है डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स विच द मर्चेंट शुड स्टॉक, मतलब कि वो कितने स्टॉक में रख ले, वो कितने कंप्यूटर खरीदे, कितने पीसी खरीदे, ठीक है। मान लो कि x यूनिट्स ऑफ पीसीज है, देखो x बी द यूनिट्स ऑफ पीसीज डेस्कटॉप्स, y बी द नंबर ऑफ लैपटॉप्स, तो वो कितने ये ले और कितने ये ले, सच दैट उसका जो प्रॉफिट है ना वो मैक्सिमम हो जाए। ये भी दिखाना है उसको, देखो उसका जो प्रॉफिट है, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट ही निकालना है उसे। पीसी को जब वो बेचता है तो 4,500 रुपए बनता है प्रॉफिट, लैपटॉप को बेचता है तो प्रॉफिट ज्यादा बनता है जो है 5,000 रुपए, पर उसके पास 70 लाख रुपए है, सिर्फ कितने हैं, सिर्फ 70 लाख रुपए है जेब में। अब इसके लिए ना मैंने टेबल नहीं बनाई, ऐसे कुछ क्वेश्चन याद करो। ये जब मैं एलपीपी का पहला लेक्चर था तो उसमें बात किसकी हो रही थी, हमारी कारपेंटर की बात हो रही थी, है ना। उसने कुछ खरीदा था, टेबल और चेयर वाला क्वेश्चन था, तो वो ऐसा ही था। मुझे ये बताओ ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, हमेशा प्रॉफिट फंक्शन। अगर प्रॉफिट की बातें हो रही है तो एक्स यूनिट्स अगर मेरे डेस्कटॉप के है, एक प्रॉफिट है 4,500 रुपए, तो टोटल हो गया 4,500 एक्स प्लस 5,000 वाई, क्योंकि लैपटॉप का प्रॉफिट है 5,000। कंस्ट्रेंट्स क्या है, एक्स प्लस वाई लेस देन 250। ये कैसे हुआ, क्योंकि उसे पता जो डिमांड है वो 250 से ऊपर नहीं जाएगी, तो वो मिला के 250 ही बेच पाएगा। तो नंबर ऑफ कंप्यूटर प्लस नंबर ऑफ लैपटॉप इज लेस देन इक्वल टू 250। ऑल्सो एक और चीज यार, उसके पास 70 लाख रुपए ही है। याद करो उस फर्नीचर वाले में, कारपेंटर वाले में, उस बंदे पे 50,000 रुपए ही थे और टेबल चेयर खरीदनी थी उसे, है ना। तो उसके पास 70 लाख रुपए है, सिर्फ नहीं होता, बहुत होता है। और एक जो पीसी है उसको 25,000 रुपए का पड़ेगा और एक जो लैपटॉप है उसे 40,000 रुपए का पड़ेगा। तो उसको टोटल इतने
पैसे लग जाएंगे उसके, तो हमें ये भी इनइक्वालिटी करनी है कि 70 लाख से कम खर्च हो। इसमें मैंने क्या करा, 3 जीरो यहाँ से काटे, 3 जीरो यहाँ से काटे, 3 जीरो यहाँ से काटे, और फिर भी और चीजें मैंने डिवाइड करी तो कुछ आ गया 5x प्लस 8y क्या है, इज लेस देन इक्वल टू 1400। ये इक्वेशन बन रही है, इसको सिंप्लीफाई करो तो। फिर चौथी है मेरे, तीसरा चौथा है x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, तो इनको प्लॉट कर दो, बहुत सिंपल प्लॉटिंग हो जाएगी। तुम्हारी वैल्यूज निकल गई, b की निकल गई, इसके निकल गई, इसके निकल गई, इसके निकल गई। ऑफ कोर्स मुझे पता है b पे ही मैक्सिमम होगा, बट फिर भी चेक करते हैं, ये लिखना जरूरी है। सब पे चेक करो, इस पे इस पे इस पे इस पे, ठीक है, कर दिया। सब पे वैल्यूज निकाली। सबसे ज्यादा मेरा ऑफ कोर्स किस पे आ रहा है यार, देखो यार 20,50 बी पे आ रहा है मेरा सबसे ज्यादा वैल्यू 11540, इनमें 3 जीरो है, याद रखना। तो ये कितना यार, कितने रुपीज हुए मेरे, 11,50,000 उसका प्रॉफिट है। भाई साहब बढ़िया प्रॉफिट है, 70 लाख रुपए से 11 लाख रुपए बना दिए उसने, ठीक है। तो वो आ रहा है तुम्हारा, अगर वो 200 डेस्कटॉप पीसी बेचे और 50 लैपटॉप्स को बेचेगा तो उसे ये अपना मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट। तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। इस पे मैंने डबल स्टार इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये मुश्किल है, नहीं क्योंकि ये 2021 बोर्ड्स में नहीं आ रहा। तो बोर्ड्स के जो नए वाले बच्चे हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं, जो 22 वाले होंगे वो देख लेना यार इसको। तो ये डाइट की प्रॉब्लम आ गई, तो मुझे अगेन मिनिमाइज करना है। देखो मिनिमल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, इसमें लिखा है कि एक ऐसी डाइट है जिसमें एटलीस्ट 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए होने चाहिए, 100 यूनिट्स ऑफ विटामिन मिनरल्स होने चाहिए, ठीक है। 2 फूड्स, अब आ गए फूड हमारे, F1 एंड F2 आर अवेलेबल। तो टेबल बनाओ जल्दी से, यहाँ लिख दो फूड F1 और फूड F2, और यहाँ लिख दो अपना विटामिन और मिनरल, ठीक है। अब ये भी लिख दो कि अब मिनिमम रिक्वायरमेंट भी लिख दो, मुझे दे रखा है ना कि उसको डाइट में मिनिमम 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए होना चाहिए और 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स होने चाहिए। अभी इन सबको भरते हैं हम, भर रखा है मैंने। तो इसमें ये लिखा है फूड F1 कॉस्ट ₹4 पर यूनिट फूड एंड फूड F2 कॉस्ट ₹6 पर यूनिट। तो इसको अभी के लिए हटाओ, ये तो पैसा है। 1 यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, तो 3 इसमें विटामिन ए के है और 4 है विटामिन मिनरल्स है। फिर 1 यूनिट ऑफ फूड F2 contains 6 unit of vitamin A and 3 units of minerals. Formulate this as a linear programming problem. तो मुझे सबसे पहले LPP अपनी बनानी है, यानी कि जो ये 4 कंस्ट्रेंट्स निकलेंगे इसके भी इसमें नंबर है अच्छे खासे, ठीक है। Find the minimum cost of diet that contains mixture of these two foods and also meet the minimum nutritional requirement. तो मान लो let the number of units, 1 यूनिट अगर फूड 1 का 1 यूनिट में 3 है, मान लो x यूनिट से और y यूनिट से फूड F2 के। तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर कितना है कि x यूनिट्स मिलाओ किसके, फूड F1 के, 4 रुपए का एक होता है, तो 4x प्लस 6y। मुझे इसको करना है अपना मिनिमाइज, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट निकालनी है मुझे, राइट। कंस्ट्रेंट्स कितने हो, क्या हो गया यार मेरे कंस्ट्रेंट्स बताओ यार जरा। 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, क्योंकि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कम से कम 80 होने चाहिए, 80 से ज्यादा भी चलेगा, ठीक है। सिमिलरली कम से कम 100 होने चाहिए, 100 से ज्यादा भी चलेगा। तो मेरा हो गया 3x प्लस 6y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, 4x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। इन दोनों इक्वालिटीज को और x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 को प्लॉट करो, तुम्हें एक अनबाउंडेड रीजन मिलेगा जिसमें 3 तुम्हारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तीनों कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालो, a और c के बहुत ज्यादा इजी है। b के लिए दोनों को तुम कर दो इंटरसेक्ट, तुम्हारा कोऑर्डिनेट निकल गया कुछ ऐसा। हमें मिनिमाइज करना है ये, और ये अनबाउंडेड रीजन है। पर एक बारी के लिए जो तुम्हारा ये वाला स्टेप होता है ना, वैल्यूज ऑफ z एट द कॉर्नर पॉइंट्स, ये तो तुम हमेशा निकालते हो, निकाल दी। अब इनमें से मिनिमम वैल्यू क्या है, 104 रुपए, जो इस पॉइंट पे आई, हमेशा इसी पे आती है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर तुम्हें याद हो अनबाउंडेड रीजन में z इज लेस देन मिनिमम के लिए इससे और छोटी वैल्यू सोचते हैं, तो ये प्लॉट करते हैं हम। देखो मैं ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू बना रहा हूं, पर वो एक ही बात है, वो जरूरी नहीं होता, ठीक है। लेस देन ही बनाया करो वैसे तो, ठीक है। तो इसको चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं लेस देन। तो हम बनाएंगे z इज लेस देन 104। तो वो इक्वेशन कुछ ऐसी बन रही है मेरी, ये रेड लाइन बन रही है और उसका ये वाला पार्ट सिर्फ, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें से कुछ भी हमारे अनबाउंडेड रीजन के साथ कॉमन है, नहीं है। क्या कॉमन है, बस ये पॉइंट है। अगर मैं लेस देन इक्वल टू ले लूं तो सिर्फ ये पॉइंट है जो कॉमन है। तो यही वो पॉइंट है जो मिनिमम वैल्यू देगा इस पूरे अनबाउंडेड रीजन में, और कोई भी नहीं देगा। इसका मैं ऑलरेडी तुम्हें मीनिंग बता चुका हूं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ये हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि अभी हम अनश्योर होते हैं कि कहीं यहाँ कोई और पॉइंट तो नहीं है ऐसा जो हमें इस पॉइंट से भी छोटी वैल्यू दे दे, 104 जो मिला इससे भी कम। तो हम एक बार के लिए लिख लेते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z, उस लेस देन 104 कर देते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ है ना, वो 104 से छोटी वैल्यू दे रहे हैं, तुम्हें पता है, बट वो अलाउड नहीं है क्योंकि हमें इसी रीजन में से उठाना है। तो b हमारी वैल्यू देगा, यानी कि यही हमें देगा मिनिमम वैल्यू, और जो कॉस्ट होगी वो होगी
104। अब करते हैं यार क्वेश्चन नंबर 10, अगेन डबल स्टार है, यहाँ भी 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आ गया जो भी है, इसमें हमें मिनिमम कॉस्ट निकालना है इसलिए डबल स्टार है, इसलिए अनबाउंडेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स F1 एंड F2। तो यहाँ लिख दो, ओ मैंने फूड ही लिख दिया है भाई साहब, अच्छा ये फर्टिलाइजर है यार। ठीक है, ये चीज चेंज कर देना, मैंने आंसर में हर जगह फूड लिख दिया है, फूड 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 फूड, यहाँ भी फूड है, यहाँ भी फूड है, ये फर्टिलाइजर है। ओ भाई हर चीज में फूड आ रहा था। ठीक है, तो फर्टिलाइजर 1 और फर्टिलाइजर F2। F1 कंसिस्ट ऑफ 10% नाइट्रोजन, इसमें 10% नाइट्रोजन है, 6% फॉस्फोरिक एसिड है, इसमें 5% नाइट्रोजन है F2 में, और 10% फॉस्फोरिक एसिड है। अब एक चीज क्या दे रखी है इसमें, अ फार्मर फाइंड्स दैट शी नीड्स एटलीस्ट 14 kg ऑफ नाइट्रोजन। तो उसे मिनिमम कम से कम 14 kg तो चाहिए, उससे ज्यादा भी चलेगा, और कम से कम 14 kg इसका भी चाहिए, H3PO4 इसका मतलब होता है फॉस्फोरिक एसिड, फॉर हर क्रॉप। अगर मेरा F1 कॉस्ट ₹6 पर kg एंड F2 कॉस्ट ₹5 पर kg, डिटरमाइन हाउ मच ऑफ ईच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी यूज्ड सो दैट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स आर मेट एट मिनिमम कॉस्ट। अगेन मिनिमाइज करना है हमें, व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट। तो सबसे पहले तो यार मान लेते हैं कि x नंबर ऑफ F1 है हमारे पास फर्टिलाइजर, और y नंबर ऑफ F2 है। टेबल बना ली हमने पूरी यहाँ पे, राइट। अब मुझे ये दे रखा है इन 1 kg फर्टिलाइजर F1 10% और 100 ग्राम ऑफ N2 इज प्रेजेंट। सबसे पहले तो इसको चेंज भी तो करना है भाई, ये क्या 10% है क्या 5% है, ऐसे सुनना सॉल्व होती है एलपीपी। केजी में है ना, तो सब कुछ केजी में निकालो। देखो मेरे को ये क्या दे रखा था, यहाँ लिख भी रखा होगा आई गेस, ये चीज है यहाँ पे, आई होप। देखो क्या लिखा है, हाँ 6%, उसका मतलब यार 1 kg मानते हैं यूजुअली, क्योंकि मतलब स्टैंडर्ड है ना। तो 1 kg फूड F1 में, फर्टिलाइजर F1 में 10% नाइट्रोजन है, यानी कि 100 ग्राम नाइट्रोजन है। 100 ग्राम कितना होता है 0.1 kg, 6% कितना होता है 0.06 kg, सिमिलरली 5% होगा 0.05, और हमारा 10% होता है 0.1 kg। तो इसको हम क्या करेंगे सॉल्व। इससे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालो, 6x + 5y, क्यों, क्योंकि इसकी कॉस्ट ₹6 kg और 5, तो इसका टोटल खर्चा तो ये होगा फार्मर का। इसको हमें करना है मिनिमाइज, इतना वो खरीदेगा अपना फर्टिलाइजर, तो सबसे कम से कम कॉस्ट लानी है इसकी। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट्स क्या है मेरे, 0.1 + 0.5 x, और ये y है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14, और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 14। अब मैंने ये दोनों लिख रखा है, इसमें मैंने क्या किया यार 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्चुअली 100 से कर दिया, और ताकि ये ढंग से ठीक हो जाए, पॉइंट वाली हट जाए सारी चीजें, कुछ नहीं किया है, बस दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। और हमारे बाकी 2 कंस्ट्रेंट है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इन चारों को प्लॉट कर दो, तुम्हें मिल जाएगा अपना अनबाउंडेड रीजन, जिसमें हो गए 3 कॉर्नर पॉइंट्स। अगेन कॉर्नर पॉइंट्स आर A B C, और तीनों के मैंने निकाल दिए, A के कॉर्नर पता है, B के पता है, C के लिए इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2, तो वो मेरा निकल गया 100,80। अब ये अनबाउंडेड रीजन है, पर फिर भी हम ये वैल्यू तो निकालेंगे, तीनों पे वैल्यू निकालो Z की। Z क्या था यार हमारा 6x + 5 है, 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 तीनों वैल्यूज निकली, इनमें से मिनिमम वैल्यू है 1000, तो यही वो पॉइंट है 100,80। बट अभी हमें देखना है द लोएस्ट वैल्यू हेयर इज 1000, बिकॉज द रीजन इज अनबाउंडेड, वी क्रिएट द रीजन Z इज लेस देन इक्वल टू 1000 बनाते हैं वैसे तो हम, पर लेस देन इक्वल टू एक ही बात है। चलो चेंज कर देते हैं यार इसको, ताकि गलती बिल्कुल ना हो, बोर्ड में नंबर ना कटे, और तो बोर्ड में आ ही नहीं रहा इस बार, पर फिर भी ठीक है। तो हम बनाएंगे ये वाला रीजन, 6x + 5y हमारा Z है लेस देन इक्वल टू 1000, तो ये है मेरा रीजन। मतलब ये जो लाइन है ये है 6x + 5y इज इक्वल टू 1000, ये नहीं है, इसके अलावा रीजन है। हम देखेंगे इस रीजन का क्या कोई भी पॉइंट, ये जो पीछे का रीजन है, क्या इससे टकरा रहा है, कोई ऐसा है नहीं, तो इसका मतलब यही जो हमारा पॉइंट था, ये था हमारा मिनिमम, और मिनिमम कॉस्ट है 1000, वो पॉइंट है कितना 180, तो उसे 100 F1 फर्टिलाइजर लेना है और 80 F2 फर्टिलाइजर खरीदने हैं। ओके, अब करते हैं यार अपना क्या लास्ट क्वेश्चन, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन डिटरमाइन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, 2x + y लेस देन इक्वल टू 10, x + 5 x + 3y लेस देन इक्वल टू 15, x y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक कॉमा है, ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है, ये x * y नहीं है यार, ठीक है। आर मुझे दे रखे है, कॉर्नर पॉइंट पहले ही दे रखे है, प्लीज निकालना मत शुरू करना, ठीक है, इन सबको इंटरसेक्ट प्लीज मत करना, ठीक है, ड्रॉ करने की भी ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, कर देना फिर भी अच्छा लगता है ड्राइंग करना। तो ये पॉइंट्स मेरे को पहले से दे रखे हैं, तो ये तो तुम्हें पता है, अगर ये जो इक्वेशन है 5,0 है, ये कहां से आएगी यार, ये इधर से आएगी ना, x + 3y, ये वाला 2x + y लेस देन 10, तो ये वाली इक्वेशन है। तो ये रीजन हमने शेड कर दिया, ये पॉइंट्स निकाल दिए, ये मुझे दे रखा है 3,4, तो यही बचा, क्योंकि 0,0 ये है। मुझे ये दे रखा है कि मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये px + qy, वेयर p and q आर पॉजिटिव, ये भी दे रखा है। तो मुझे ये बताओ कंडीशन ऑन p and q सो दैट द मैक्सिमम ऑफ z अकर्स एट बोथ 3,4 एंड 0,5, तो इस पे भी मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, या जो भी मैक्सिमम है, और इस पे भी मैक्सिमम मिले, तो मैं क्या कंडीशन निकालूं, इसकी कौन सी वैल्यू निकालूं, जरा बताओ। तो देखो वैल्यू ऑफ z एट 3,4 कितनी होगी, px + qy है ना, तो 3,4 में 3p + 4q है ना, और इस पॉइंट पे 0p + 5q, ठीक है। अब दोनों इक्वल है, क्योंकि बराबर प्रॉफिट है, तो दोनों को इक्वेट कर दो तो आंसर आ
गया Q इज इक्वल टू 3P। समझ आ रहा है? दैट इज D इज करेक्ट, तो मेरा D है करेक्ट। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 12.2 ऑफ द चैप्टर LPP होती है समाप्त। और आज की इस वीडियो में हम लीनियर प्रोग्रामिंग यानी कि LPP के NCERT सॉल्यूशंस को खत्म ही कर देंगे। ये लास्ट वीडियो होगी सॉल्यूशंस की जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज पे बेस्ड। और ये जो पूरी यार एक्सरसाइज है इसमें सिर्फ 2021 बोर्ड में जो क्वेश्चन आएंगे ना वही कराए जा रहे हैं, यानी कि अनबाउंडेड रीजन को मैंने हटा दिया है और बाउंडेड रीजन वाले क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं यार बिना किसी देरी के। करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। अ मैन्युफैक्चरर मेक्स 2 टाइप्स ऑफ टॉयज A and B. 3 machines are needed for this purpose and the time in minutes required for each toy on the machines is given below. Types of toys A, B. Machines है 1, 2, 3, 12, 8, 16 or 6, 0, 9. Each machine is available for a maximum of 6 hours per day. If the profit of each toy of type A is 7.5 rupees and type B is 5 rupees, show that 15 toys of type A and 30 toys of type B should be manufactured in a day to get the maximum profit. अच्छा ठीक है भाई, डिक्टेशन तो हो गई। करना क्या है इस क्वेश्चन में यार, मुझे दे रखा है कि मैन्युफैक्चरर है 2 टाइप के टॉयज बना रहा है, तो तुम्हें पता है लेट द नंबर ऑफ टॉयज ऑफ टाइप ए बी X और टाइप B के टॉयज को हम Y से डिनोट करेंगे नंबर ऑफ टॉयज को। ठीक है, हम अपना यार ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी अभी के अभी देख लेते हैं। मुझे पता है कि टाइप ए पे वो 7.5 रुपए का प्रॉफिट बना रहा है एक टॉय पे। मान लो कि वो 20 रुपए में बेचता है, मतलब खरीद रहा है, तो वो 27.5 रुपए में उसको बेचेगा। ठीक है, और टाइप बी पे उसका प्रॉफिट है 5 रुपए, ऐसे ही करके। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया 7.5 टाइम्स एक्स प्लस 5 टाइम्स वाई। तो ये हमें देगा, हमारा प्रॉफिट फंक्शन है बेसिकली। हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। कंडीशन क्या दे रखी है यार कि जो भी उसकी फैक्ट्री है वहां ना 3 तरीके की मशीन्स है। ठीक है, और उन तीनों को चाहिए होता है, मतलब कि जो टॉयज है ना हमारे, जैसे ए टॉय है तो पहली मशीन कुछ कुछ करेगी, उसमें हो सकता है वो उसको कट करेगी, फिर दूसरी मशीन हो सकता है उसको ज़्यादा रिफाइन करेगी, तीसरी मशीन है उसके अंदर कुछ डालेगी। ठीक है, तो 3 मशीन्स चाहिए होती है। तो मुझे ये दे रखा है कि जो टाइप ए का टॉय है, ठीक है, उसको 12 घंटे तो यार इस चीज़ में लगते हैं, मिनट्स लगते हैं, मतलब पहले मशीन उसको 12 मिनट देता है। सिमिलरली ऐसे ऐसे करके है ये चीज़। तो हम सबसे पहले अपनी टेबल बनाएंगे लेकिन ढंग से। तुम्हें पता है कभी भी जो टाइप ऑफ टॉयज होते हैं, जो हमारी 2 चीज़ें होती है एक्स और वाई से डिनोट होती है, टेबल में मैं हमेशा कैसे बनाता हूँ यार कि यहाँ लिखूंगा मैं अपना टाइप 1 का टॉय, यहाँ लिखूंगा मैं अपना सेकंड आइटम, फर्स्ट आइटम, यहाँ लिखूंगा अवेलेबिलिटी / जो भी रिक्वायरमेंट है, और यहाँ वो मशीन या फिर जो भी है। तो मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। मशीन ए 12 मिनट 6, देखो मैंने ऐसे कर लिया, 12 6 को ऐसे लिख दिया, 18 0 को ऐसे और 6 9 को ऐसे। ये 0 मिनट्स का यार ये मतलब है कि जो टॉय बी है ना उसको मशीन 2 की ज़रूरत नहीं है। अब अवेलेबिलिटी देख लेते हैं। मुझे पता है कि जितनी भी मशीन्स हैं 6 घंटे पर दिन अवेलेबल है। अब यहाँ गलती क्या कर सकते हैं बच्चे, सिर्फ यहाँ 6 लिख सकते हैं, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 6 घंटे है, ये 6 आवर्स है, जबकि ये जो 6 है ये मिनट्स है, तो उसको मिनट्स में हमने कन्वर्ट किया तो कुछ ऐसा आ गया। तो अब तुम्हें पता है कि कंस्ट्रेंट्स कितने होते हैं, बहुत सिंपल, क्योंकि मैंने ऐसी तरीके की तुम्हें टेबल बता दी जिसमें यहाँ हम लिखते हैं आइटम्स और यहाँ लिखते हैं मशीन्स। तो इसमें सिंपली क्या करो, 12x 6y इज लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 12x प्लस 6y इज लेस देन इक्वल टू 360। ये लेस देन क्यों हुआ? क्योंकि जो मशीन्स है वो मैक्सिमम 6 घंटे से ज्यादा नहीं चल सकती। तो ये जो है हमारा चीज है वो लेस देन इक्वल टू 6 घंटे होगा, ज्यादा नहीं हो सकती उससे। इसको हम काट सकते हैं, 6 से डिवाइड करो तो 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 60। सेकंड इक्वेशन 18x प्लस 0y इज लेस देन इक्वल टू 360। तो सिर्फ 18x लेस देन इक्वल टू 360, 18 से काट दो, x इज लेस देन 20। सिमिलरली इसमें तुम लिखोगे 6x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 360। तो इसके अंदर से भी यार तुम 3 को काट सकते हो, तो यहाँ से आ जाएगा 2x 3y लेस देन इक्वल टू 120। अब इन तीनों इक्वेशंस को, जो हमारी ये तीनों इक्वेशंस है और 2 और कंस्ट्रेंट्स है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन पांचों कंस्ट्रेंट्स को 1 2 3 4 5 प्लॉट कर दो जरा। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब तो ये होता है यार कि सारा ये जो चीज़ है ये वाला एरिया है। फिर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है ये वाला एरिया जो है। अब इनका अगर तुम, इसका सिंपल मतलब होता है कि अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये चीज़ तो मैं बता चुका हूँ, इसी के अंदर होगा सब भी जो भी होगा। 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60, तो हमारी 2x प्लस वाई वाली लाइन कौन सी यार, ये है। जो ये लाइन है इसका मतलब सिर्फ ये एरिया है। फिर जो ये है x इज लेस देन इक्वल टू 20, ये हमारा सिर्फ ये वाला एरिया है। इन सबका हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन। और 2x प्लस 3y हमारा है ये वाला, तो इन सबका इंटरसेक्शन मुझे मिल रहा है कुछ ये। अब देखो यार गलती क्या हो सकती है, बच्चे डायग्राम गलत बना सकते हैं। तो ये जो प्लॉट करने से पहले ना एक रफ स्केच बनाया करो, ठीक है। फिर इन सबके इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी निकाला करो। सबसे पहले तो तुम ये और ये लाइन बना दो, जरा बनागी, ये जो ब्लू है और ऑरेंज है, इनका कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट होगा और अच्छी सी ड्राइंग बनाया करो। फिर x इज लेस देन इक्वल टू 20, देखो तुम देख सकते हो वो इधर आती है, थोड़ी आगे आती है, तो ये अलग इंटरसेक्शन पॉइंट देगा। तो ये जो अजीब सी फिगर है ना, 1 2 3 4 5, ये एक पेंटागन है, ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन है, A B C D E।
ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0, फिर बी के कोऑर्डिनेट्स है 20,0, सी के है 20,20, डी के है 15,30 और ई के है 0,40। अब ये कैसे निकलेगा यार, ये तो 11th क्लास की लीनियर इनइक्वालिटी थी ना। कुछ नहीं करना, बस देखो हमें सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए ये जो रेड लाइन है और जो ब्लू लाइन है इन दोनों को इंटरसेक्ट करा दो। ब्लू लाइन कौन सी है यार मेरी 2x + y 60 और रेड लाइन है x <= 20। इन दोनों को इंटरसेक्ट करा दो। फिर अपने डी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना है, ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन को इंटरसेक्ट करा दो, यानी कि 2x + y <= 60 और 2x + 3y <= 120। तो निकल गए तुम्हारे ये पॉइंट। ये तो बहुत सिंपल है, ये भी काफी ज्यादा सिंपल है 20 वाला। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज ऑफ z इवैल्यूएट करनी है और मैक्सिमम निकालनी है। तो z था 7.5x + 5 × y। तो इन पांचों पॉइंट्स पे z को निकालो। तो पहला निकाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो 7.5 × 0 5 × 0 0, 7.5 × 20 150, फिर 7.5 × 20 150 + 5 × 20 100 यानी कि 250, फिर 7.5 × 15 + 5 × 30 मेरा आ रहा है कितना 262.5। फिर सिमिलरली ई का कोऑर्डिनेट जो है, ई कौन सा है मेरा, ये वाला पॉइंट है। तो 7.5 × 0 + 5 × 40 = 200। इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी दिख रही है यार तुम्हें, 262.5 दिख रही है। तो इसका मतलब हमारा जो मैक्स है प्रॉफिट वो है 262.5, राइट। और ये अकर कहाँ हो रहा है कि अगर मैं 262.5 में 15 टॉय ए वाले जो है ए टाइप के टॉयज है और 30 है बी वाले, ये वाले करूँ, सेल करेगा वो बंदा, ठीक है। तो करते हैं यार अपना क्वेश्चन नंबर 5। एन एरोप्लेन कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर्स। अ प्रॉफिट ऑफ ₹1000 इज मेड ऑन ईच एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट एंड अ प्रॉफिट ऑफ 600 इज मेड ऑन ईच इकोनॉमी क्लास टिकट। तो यार ये दे रखा है कि एक प्लेन के अंदर ही 2 टाइप की टिकट्स है, ठीक है। तो कुछ कुछ सीट्स होगी जो महंगी है। तो जो एग्जीक्यूटिव वाली क्लास की टिकट्स है ना, उन पे जो प्रॉफिट भी है जो कंपनी कमा रही है वो भी ज्यादा है, वो है 1000 और इस पे है 600। अब एक चीज ये दे रखी है, द एयरलाइन रिजर्व्स एटलीस्ट 20 सीट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास, ठीक है। इसका मतलब यार मान लो कि जितने भी बंदे बैठ रहे हैं कम से कम 20 तो एग्जीक्यूटिव के हो गए, वो सीट्स रिजर्व्ड है। फिर एक दूसरी कंडीशन ये दे रखी है, हाउएवर एटलीस्ट 4 टाइम्स एज मेनी पैसेंजर प्रेफर टू ट्रैवल बाय इकोनॉमी क्लास देन बाय एग्जीक्यूटिव क्लास। तो मान लो कि यार एग्जीक्यूटिव के लिए 30 बंदे आ रहे हैं, तो इकोनॉमी क्लास के 120 बंदे तो बैठेंगे ही बैठेंगे, ये चीज तो है ही, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, डिटरमाइन हाउ मेनी टिकट्स ऑफ ईच टाइप मस्ट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट फॉर द एयरलाइन। तो ये कह रहे हैं कि कितनी एग्जीक्यूटिव वाली बेचे और कितनी इकोनॉमी वाली बेचे इकट्ठी, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाए, ध्यान में रखते हुए सारे कंस्ट्रेंट्स। अब सारे कंस्ट्रेंट्स क्या है उससे पहले ये देखते हैं, लेट x बी द नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बाय एग्जीक्यूटिव एंड y बी द नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बाय इकोनॉमी। ये वाली टिकट ली है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें ये पता है टोटल नंबर ऑफ बंदे कितने थे, वो थे 200 होने चाहिए। तो ये तो एक कंस्टेंट हो जाएगा, पर उससे पहले हमें क्या निकालना है, अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है इस केस में, प्रॉफिट फंक्शन, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है ना। मुझे ये बताओ, अगर x नंबर ऑफ पीपल एग्जीक्यूटिव क्लास से जा रहे हैं, एक बंदे से कंपनी 1000 रुपए कमा रही है, तो x से कमाएगी 1000x। सिमिलरली ये हो जाएगा 600 टाइम्स y। तो z = 1000x + 600y इज आर इज आर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है, मुझे पता है कि नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं, x और y, ये है एग्जीक्यूटिव के, ये इकोनॉमी के, तो ऐड कर दो। ये 200 से तो कम ही हो गए, तो <= 200। फिर दूसरे कंस्ट्रेंट्स क्या है यार, ये देखो, द एयरलाइन रिजर्व्स 20 सीट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास। एग्जीक्यूटिव है x, तो इसका मतलब x हमारा > 20 है, 20 तो कम से कम है। फिर दूसरी चीज, 4 टाइम्स एज मेनी पैसेंजर्स प्रेफर टू ट्रैवल बाय इकोनॉमी क्लास एट लीस्ट। तो इसका मतलब हमारा क्या है कि y इज > 4x। ये ऐसा क्यों हुआ, y है इकोनॉमी क्लास, ठीक है, और x है एग्जीक्यूटिव क्लास। तो अगर मान लो एग्जीक्यूटिव में 20 बंदे बैठ रहे हैं, तो इकोनॉमी में कम से कम 80 बैठेंगे, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ये बन गई हमारी ये वाली इनइक्वालिटी। इसके बाद हमारी स्टैंडर्ड इनइक्वालिटीज जो है, x इज > 0 एंड y इज > 0। अब इन पांचों को जरा प्लॉट कर लेते हैं, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, तुम देख सकते हो, जहां पे जो ये वाली है ये है x + y = 200 लाइन, जो ये वाली लाइन है वो है y = 4x, ठीक है, जो ये वाली लाइन है वो है x = 20। तो सबको मैंने जब किया, जो मेरा शेडेड रीजन आएगा, रिक्वायर्ड रीजन मेरा ये आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि x + y इज <= 200। तो सबसे पहले तो हमारा रीजन है ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये होना चाहिए। फिर क्या है मेरा कि x इज > 20, तो मेरा रीजन है शेडेड यार, ये कुछ ये जो ये पूरा रीजन है ये आना चाहिए, पर इन सबका इंटरसेक्शन लेना था, ठीक है। और फिर y इज > 4x, ये है y = 4x, > में ये वाला एरिया आएगा सारा शेडेड। तो इन सबका कॉमन रीजन ये छोटा ट्राइंगल है। पर यार इस केस में पंगा क्या है यार, कि देखो जो ये पॉइंट्स निकल रहे A B C, तीनों को मुझे निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूं यार, ये वाली इक्वेशन है x = 20, ये वाली इक्वेशन है y = 4x, दोनों को कर दो इंटरसेक्ट, पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई 20, 80। सिमिलरली यार तुम्हारी b की वैल्यू भी आ गई 40, 160। अगर मैं x + y
इज इक्वल टू 200 और दूसरी y इज इक्वल टू 4x को एक साथ करूंगा इंटरसेक्ट तो आ जाएगा। ये सब तुम रफ वर्क में खुद करना, ठीक है। और c की वैल्यू कितनी आ गई 20,180। तो z की वैल्यू इन सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे कितनी है, z कितना था यार मेरा, याद करो 1000x प्लस 600y। तो ये सारी वैल्यूज 1000x प्लस 600y ऐसे ऐसे करके तीनों में निकाली हमने। तो a पॉइंट पे वैल्यू आ रही है 68,000, b पे आ रही है 1,36,000 और c पे 1,28,000। क्लियरली इनमें से हाईएस्ट वैल्यू है 1,36,000। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज रुपीज 1,36,000। इट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट द एयरलाइन मेक्स, ठीक है, कैन मेक। तो अब करते हैं यार अपना क्वेश्चन नंबर 8। अ फ्रूट ग्रोअर कैन यूज 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स इन हिज गार्डन। तो मान लिया यार वो 2 तरीके के फर्टिलाइजर यूज करता है, एक ब्रांड पी के और ब्रांड क्यू के। तो तुम समझ गए यार, इसको एक्स से डिनोट करना है, इसको वाई को, नंबर ऑफ यूनिट्स को, ठीक है। द अमाउंट्स इन किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड, पोटैश एंड क्लोरीन इन बैग ऑफ ईच ब्रांड आर गिवन इन द टेबल। तो मुझे यार एक टेबल दे रखी है और मुझे ये पता है जो ब्रांड पी फर्टिलाइजर है ना, उसमें 3 किलो नाइट्रोजन होगा अगर वो 1 kg की बात है, मतलब उसमें 1 किलो फॉस्फोरिक एसिड होगा, उसमें 3 किलो पोटैश होगा और उसमें 1.5 किलो क्लोरीन होगा। और ब्रांड क्यू में होगा 3.5 किलो नाइट्रोजन, 2 kg फॉस्फोरिक एसिड, 1.5 किलो पोटैश और 2 kg क्लोरीन। ये एक बैग की बात हो रही है, तो एक बैग में इतना सब है, पर बैग मतलब समझ जाओ यार तुम, ठीक है। अब एक चीज ये दे रखी है, टेस्ट्स इंडिकेट दैट द गार्डन नीड्स एटलीस्ट 240 kg ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, एटलीस्ट 270 kg ऑफ पोटैश एंड एट मोस्ट 310 kg ऑफ क्लोरीन। तो इन तीनों के बारे में कुछ बातें बता रखी है कि जो गार्डन है ना यार मेरा, जहां भी वो कर रहा है, उसको नीड है इतनी की कि 240 kg ऑफ फॉस्फोरिक एसिड तो उसे चाहिए ही चाहिए, मतलब गार्डन को मेंटेन करने के लिए ऑफ कोर्स। उसे मिनिमम 270 kg पोटैश भी चाहिए और हद से हद मैक्सिमम 310 क्लोरीन चाहिए, यानी कम भी हो सकता है वो चीज। तो हमें नाइट्रोजन के बारे में अभी कुछ भी नहीं दे रखा। तो इन्होंने ये बताया, इफ द ग्रोअर वांट्स टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि वो चाहता है कि कम से कम नाइट्रोजन डाले, बट कुछ ना कुछ तो डल जाएगा ना, क्योंकि अलग से तो डाल नहीं सकते, मुझे पूरा ये बैग डालना पड़ेगा और ये बैग डालना पड़ेगा जिसमें नाइट्रोजन पहले से मिलता है मुझे। तो मैं किस उस प्रपोर्शन में डाले वो बंदा, कितने ब्रांड पी के डाले बैग और कितने क्यू के डाले, सच दैट उसे नाइट्रोजन को मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो हमसे फिर ये पूछा है, हाउ मेनी बैग्स ऑफ ईच ब्रांड शुड बी यूज्ड एंड व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एडेड इन द गार्डन, ठीक है। तो जरा मुझे ये बताओ यार, इस केस में ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, प्रॉफिट फंक्शन होगा हमारा? नहीं यार, तो कैसे करेंगे यार, मुझे ये बताओ। इस बंदे को क्या करना है, हमें मिनिमाइज किसको करना है यार, नाइट्रोजन। अब जरा यार मुझे ये बताओ, उससे पहले हम एक टेबल बनाते हैं ढंग की थोड़ी सी। लेट द यूनिट्स ऑफ ब्रांड पी फर्टिलाइजर्स बी एक्स एंड ब्रांड क्यू बी वाई। देन ठीक है, ब्रांड पी में हमने अभी तक नाइट्रोजन नहीं लिखा है, इसमें बाकी 3 चीज़ें लिख दी है। H3PO4 का मतलब होता है यार फॉस्फोरिक एसिड। तो एक ये है फॉस्फोरिक एसिड, यहाँ 2 है। ये एग्जैक्ट टेबल मैंने यहाँ पे चेप दी, पर मैंने रिक्वायरमेंट का भी कॉलम बना दिया जो बहुत ज़रूरी था। मुझे पता है कि फॉस्फोरिक एसिड 240 kg मिनिमम चाहिए मुझे, पोटैश मुझे कम से कम 270 चाहिए और क्लोरीन जो है वो हद से हद 310 हो सकता है। तो ज़रा मुझे बताओ, सबसे पहले अपने कंस्ट्रेंट्स निकाल लेते हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या हो गया यार, x प्लस 2y, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू, क्योंकि मिनिमाइज है। फिर 3x सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि इतना तो हमें कम से कम चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। फिर 3x प्लस 1.5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 270, क्योंकि इतना कम से कम चाहिए। और 1.5x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 310, क्योंकि इससे कम ही चाहिए हमें, मैक्सिमम 310 चाहिए। फिर उसके बाद x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमारी चौथी और पांचवी कंडीशन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मेरा 3x प्लस 3.5y। एक चीज नोटिस करो, 3.5 ऐसा क्यों यार, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। जरा मुझे ये बताओ, अगर मान लो x यूनिट्स ऑफ मैं ब्रांड P खरीदता हूँ, ठीक है, और फिर y बैग्स ऑफ ब्रांड Q खरीदता हूँ, मैं इतने बैग्स इसके लेता हूँ, तो मुझे नाइट्रोजन कितना मिल जाएगा, 3 टाइम्स, क्योंकि एक बैग में 3 है, तो 3x प्लस 3.5y इतना नाइट्रोजन मिल जाएगा। तो ये अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है और यही मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और मुझे क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है। तो मुझे बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले इन पांचों को प्लॉट करना है। तो देखो, लेट अस प्लॉट द इनइक्वालिटीज। कुछ ऐसा बन रहा है, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। अब मैंने बता रखा यार, a के लिए इंटरसेक्ट करना है हमें किसको यार, ये देखो अच्छे से लिख रखा है मैंने ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। 3x प्लस 1.5 इज इक्वल टू 270, 2x प्लस x प्लस 2y इज इक्वल टू 240। तो a मेरे को मिल गया 40,100। सिमिलरली b भी मिल गया, c भी मिल गया, ठीक है। ऐसा रीजन क्यों आया है यार मेरा, बहुत सिंपल बात है। ये देखो, ये जो लाइन है मेरी कौन सी है, 3x प्लस 1.5 इज इक्वल टू 270। 270 ग्रेटर देन इक्वल टू था ना, तो इसका मतलब हमारा ये वाला रीजन चाहिए था हमें। सिमिलरली ये था हमारा 3x प्लस 1.5y, तो ये जो लाइन है दूसरी वाली, दूसरी देखते हैं, x प्लस 2y वाली, ये वाली लाइन है ब्लू वाली, तो हमें ये चाहिए था कि ग्रेटर देन इक्वल टू हो। तो इन दोनों लाइंस के, ये तो ऊपर वाला रीजन आ रहा था मेरा और ये भी ऊपर वाला रीजन आ रहा था, ये ग्रीन वाली लाइन का नीचे वाला आ रहा था।
तो जो मेरा टोटल रीजन है, रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन, वो ये बन गया, ये छोटा ट्राइंगल, ठीक है। तो इनको इंटरसेक्शन तो तुम निकाल ही सकते हो, स्ट्रेट लाइंस के इंटरसेक्शन। 3 निकल गए मेरे पॉइंट्स। अब z की वैल्यूज इन कॉर्नर पॉइंट्स पे कितनी होगी? z हमारा था 3x प्लस 3.5y, तो 3 इंटू ये प्लस 3.5 इंटू ये, सिमिलरली 3 इंटू ये प्लस 3.5 इंटू ये, फिर 3 इंटू दिस 3.5 इंटू 140। तो हमारे पास 3 आंसर आ गए, ये केजीज में है, ठीक है। मुझे मिनिमाइज करना था z को, तो मिनिमम कॉस्ट ऑफ नाइट्रोजन, मिनिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा मेरा? 175 kg। इतना तो मुझे चाहिए ही चाहिए। और कब चाहिए यार मेरे को 175? कब आता है? जब मैं, और यार मेरा मिनिमम अमाउंट कब आता है यार? तो यार वी हैड टू मिनिमाइज z। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा यार? इन तीनों में से मिनिमम अमाउंट तुम्हें क्या दिख रहा है? 470। तो 470 kgs। और हमसे एक और चीज पूछी थी उससे पहले कि हाउ मेनी बैग्स ऑफ ईच ब्रांड शुड बी यूज्ड। तो कितने बैग्स हो गए यार? सबसे पहले तो 40 बैग्स ऑफ, ये टाइप पी का है और ये टाइप क्यू का है, ऑफ ब्रांड पी एंड 100 बैग्स ऑफ ब्रांड क्यू शुड बी यूज्ड। तो करते हैं यार अपना अगला क्वेश्चन। करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। रेफर टू क्वेश्चन नंबर 8। इफ द ग्रोअर वांट्स टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एडेड टू द गार्डन, हाउ मेनी बैग्स ऑफ ईच ब्रांड शुड बी एडेड? व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एडेड? तो यार यही सेम क्वेश्चन, ये कंटिन्यूड है क्वेश्चन 9, एक लाइन का आंसर है। मुझे बस ये दे रखा है कि जैसे देखो ये सारी इनइक्वालिटी सेम रहेगी, जो ये प्लॉट हुई थी ना, सब कुछ सेम रहेगा और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी सेम है। लास्ट केस में मुझे इसको मिनिमाइज करना था, बट इस बार मुझे करना है मैक्सिमाइज, क्योंकि मैक्सिमम नाइट्रोजन पूछना है। तो कोई बात नहीं यार, इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको उठा लो, 595। तो जो मैक्स वैल्यू ऑफ z है 595 है, तो 595 kg ऑफ नाइट्रोजन शुड बी एडेड। और कितने बैग्स है इस केस में? 140 बैग्स ऑफ टाइप P एंड 50 बैग्स ऑफ टाइप Q। देखो वही है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब करते हैं यार अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अ टॉय कंपनी मैन्युफैक्चरर्स 2 टाइप्स ऑफ डॉल्स A एंड B। तो मतलब 2 तरीके की डॉल बना रही है। तो मान लो नंबर ऑफ डॉल्स A की होगी X और B की होगी Y, ये तो पहले ही बता दिया हमने, ठीक है। मार्केट टेस्ट्स एंड अवेलेबल रिसोर्सेज have indicated that the combined production level should not exceed $1200 per week। तो यार इन्होंने ये कहा, एनालिस्ट ये बोलते हैं कि जो भी है, मतलब रिसोर्सेज अवेलेबल इतनी है कि $1200 से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। एंड डिमांड फॉर डॉल्स ऑफ टाइप B इज एट मोस्ट हाफ ऑफ दैट ऑफ टाइप्स ऑफ डॉल A। तो इसका क्या मतलब हुआ यार मेरा, कि जितनी मान लो कि मेरी 100 डॉल्स मैन्युफैक्चर हो रही है टाइप A की, कितनी हो रही है? 100। तो जो टाइप B की डिमांड है ना, वो इसका हाफ कितना हुआ? 50। हद से हद 50 मैन्युफैक्चर होगी, हो सकता है उससे कम भी हो। तो ठीक है, ये हो गया हमारा कंस्ट्रेंट आएगा है। अब एक चीज ये दे रखी है, फर्दर द प्रोडक्शन लेवल ऑफ डॉल्स ऑफ टाइप A कैन एक्सीड 3 टाइम्स द प्रोडक्शन ऑफ डॉल्स ऑफ अदर टाइप बाय एट मोस्ट 600 यूनिट्स। तो यार ये लैंग्वेज समझना तुम्हें जरूरी है, इससे जो तुम इक्वेशन बनाओगे वो ढंग से इक्वेशन बनानी है तुम्हें, ठीक है। इफ द कंपनी मेक्स प्रॉफिट ऑफ ₹12 and 16 per doll respectively, how many of each type should be produced weekly in order to maximize the profit? तो ठीक है यार, let the number of dolls of type A be X and type B be Y। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बहुत सिंपल है, प्रॉफिट फंक्शन है। तो अगर एक डॉल पे वो 12 रुपये बना रहा है तो x डॉल पे 12x बनाएगा, और अगर एक डॉल पे वो 16 रुपये बना रहा है तो 16 टाइम्स y, ये B टाइप का है। कंस्ट्रेंट्स क्या हो गया यार मेरे? सबसे पहले तो ये कि 1200 डॉल से ऊपर नहीं बनेगी, यानी कि x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1200। वेरी वेरी सिंपल। इसके बाद मुझे ये दे रखा है टाइप A की डॉल अगर x है और टाइप B की डॉल नंबर ऑफ डॉल्स y है, तो जो x है ना यार, जो y है बेसिकली मेरा, वो इसका हाफ भी एक्सीड नहीं करेगा, वो हद मार के, मतलब y is less than equal to x by 2। तो जो मेरा y है it is less than equal to half of the production of x। तो इसका मतलब 2y is less than equal to x, right। अगला क्वेश्चन, द प्रोडक्शन लेवल्स ऑफ डॉल्स ऑफ टाइप A, यानी कि x कैन एक्सीड 3 टाइम्स द प्रोडक्शन ऑफ डॉल्स बाय अदर बाय एट मोस्ट 600 यूनिट्स। तो सबसे पहले ये बताओ 3 टाइम्स प्रोडक्शन ऑफ डॉल्स ऑफ अदर टाइप, यानी कि टाइप B की डॉल्स जो है उनका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा? 3y। इसमें भी अगर हम 600 जोड़ दे, ठीक है, एक्सीड, तो हद मार के इन्होंने ये लिखा है कि जो मेरा x है ना, इट इज एट मोस्ट, हद मार के ये है 3y प्लस 600, उससे ऊपर नहीं है। ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया? मान लो अगर 100 डॉल्स बन रही है टाइप B की, तो ये 300 प्लस 600 900 ही बनेगी, कितनी? टाइप A की। उसके बाद हमारे 2 कंस्ट्रेंट्स काफी ऑब्वियस होते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये पांचों हमें मिल गए कंस्ट्रेंट्स, तो इनको प्लॉट कर दो, बहुत ज्यादा सिंपल। अब तो नॉर्मल एलपीपी का क्वेश्चन बन गया। तो इनको मैंने प्लॉट किया तो थोड़ा इस बार ना डिफरेंट डायग्राम बन रहा है। तो सबसे पहले अपनी सबसे सिंपल इक्वेशन x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1200, वो क्या होगी? यहाँ 1200 बनाओ, 1200 बनाओ,
इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद 2y इज लेस देन इक्वल टू x, तो ये हमारी है कितनी 2y इज इक्वल टू x, इसका स्लोप है y इज इक्वल टू x/2 है ना, हाफ x, तो हाफ इसका स्लोप है, राइट। अब जो एक और लाइन है वो कितनी है मेरी, ये देखो x इज इक्वल टू 3y प्लस 600, तो वो नीचे से जा रही है मेरी। एक और बात, इसका जो स्लोप है वो कितना है, अगर 1/3 को उधर ले जाऊंगा तो ये कितनी है 1/3x है y बेसिकली माइनस 600/3, राइट। तो ये है मेरा, तो इसका स्लोप है 1/3, इसका स्लोप क्या था y इज इक्वल टू 1/2x 1/2, तो ये और भी नीचे जाएगी, समझ रहे हो, जितना स्लोप बड़ा होता है लाइन मेरी ऐसी होती रहती है, तो ये नीचे जाएगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गलती से तुम इसको इंटरसेक्ट मत कर देना। अगर मान लो तुमने ये ग्रीन लाइन ऐसी ना बना दियो गलती से, क्योंकि फिर डायग्राम ही बदल जाएगा मेरा पूरा का पूरा, राइट। तो तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है कि ये लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये आगे जा रही है और ये भी आगे जा रही है, ये पीछे इंटरसेक्ट करेगी, जो इनका अगर तुम पॉइंट निकालोगे भी वो पीछे आएगा, देखो इसको एक्सटेंड करते रहो, यहाँ आएगा पॉइंट, तो उसकी हमें नीड ही नहीं है, राइट। और ये जो लाइन है दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, तो बहुत सिंपल यार, ए तो 0,0 है, बी 600,0 है, काफी सिंपल था इसको निकालना। डी के लिए क्या करो, ऑरेंज और ये वाली लाइन को इंटरसेक्ट करा दो, यानी कि y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू x और x प्लस y इज इक्वल टू 1200, इनको इंटरसेक्ट कराओ तुम्हें कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, बहुत ज्यादा सिंपल है। फिर इसको करने के लिए ये जो इक्वेशन थी हमारी x इज इक्वल टू 3y प्लस 600 और इसको दोनों को इंटरसेक्ट कर दो, काफी सिंपल है, मिल गया तुम्हें ये पॉइंट। ये चारों पॉइंट्स तुम्हें मिल गए, ABCD हमारा रिक्वायर्ड रीजन है और ABCD कॉर्नर पॉइंट्स है। अब वैल्यू ऑफ z एट दीज कॉर्नर पॉइंट्स मेरी कितनी होगी, a पे निकालो तो 0 ही आ जाएगा तुम्हारा, फिर b पे निकालो तो एक तो z को एक बार देखते हैं, 12x प्लस 6y, तो 12x प्लस 6y तो 7200, सिमिलरली 12x प्लस 6y 12x प्लस 6y, तो इनमें से मुझे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी दिख रही है 12600, तो मैक्स वैल्यू ऑफ z इज 12600, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा है 12600 के बराबर। तो इसी के साथ यार हमारा LPP होता है समाप्त, पूरा का पूरा, सारे लेक्चर हो गए और सारी इसकी सॉल्यूशंस भी हो गई है यार। काफी सिंपल चैप्टर होता है, बस लास्ट में एक 5-6 नंबर का इसमें क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड में हमेशा आता है। तो यार ये तो बिल्कुल स्कोरिंग टॉपिक है, मतलब इसमें तो तुम्हारे नंबर बिल्कुल नहीं कटने चाहिए, भले ही इसको लास्ट में करो पर धीरे करो, इस क्वेश्चन को कैसे भी करो, टाइम बचा के आराम से करो। ये तो बिल्कुल स्कोरिंग है, मतलब मिठाई क्वेश्चन है तो समझ लो, ठीक है। तो मिलते हैं तुमसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।